नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतरतम और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे। एटीनो स्वदेश ने दिवाली का सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है और आज दिन भर हम दिवाली के रंग में आपको नजर आएंगे। और आज ही नहीं, इस पूरे हफ्ते लगातार हमारी प्रोग्रामिंग रहेगी दिवाली को लेकर और हम कोशिश करेंगे कि दिवाली पर जब हम लक्ष्मी पूजन करेंगे तो उसके पहले आपके पास लक्ष्मी बनाने का, आपके पोर्टफोलियो में लक्ष्मी जी को सजाने का ढेर सारा मौका भी होगा। तो तमाम चीज़ें होंगी और ये शो तो हमेशा की तरह एक्शन पैक्ड होगा ही। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। 4 ट्रिगर्स आपके सामने हम लेकर आएंगे और उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि बाजार का आज टिल्ट कहाँ पर रहने वाला है। तो पिछले हफ्ते हमने निफ्टी में देखा है करीब 1.5% के आसपास की तेजी हुई थी, लेकिन आज के लिए जो संकेत हैं थोड़े से कमजोर हैं क्योंकि ट्रंप ने चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। 1 नवंबर से लागू है, लेकिन ट्रंप का जो लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट आया है उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है कि क्या ये टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा। पहले तकरार, फटकार, फिर चीन के लिए दुलार, ये तमाम चीजें ट्रंप के व्यवहार में दिख रही हैं और उनके सोशल मीडिया पोस्ट से कंफ्यूजन की स्थिति और बढ़ी है। अनिश्चितता काफी गहरा आ रही है। टैरिफ वॉर से अमेरिकी बाजार हालांकि टूटे थे। शुक्रवार को डाउ जोन्स 878 अंक लुढ़का था, लेकिन फिलहाल अभी अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स में करीब 400 अंकों के आसपास की रिकवरी दिख रही है। तो ये है स्थिति। गिफ्ट निफ्टी करीब 100 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि शुक्रवार को जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ्स लगाए थे तो हमने देखा था कि गिफ्ट निफ्टी करीब 200 पॉइंट नीचे गिर गया था, लेकिन वहां से रिकवर करके अब जो कमजोरी है करीब 100 अंकों के आसपास की रह गई है। लेकिन बाजार के लिए अच्छी चीज़ ये है कि जो चीज़ सपोर्ट करी थी बाजार को वो और बेहतर हो गई है। एफआईज की लगातार चौथे दिन में खरीदारी हुई है और 17 से 20 जून तक लगातार 4 दिन की खरीदारी हुई थी। उसके बाद पहली बार एफआईज की तरफ से हम लगातार 4 दिन की बाइंग देख रहे हैं। लेकिन नतीजों की बात करें तो आज एचसीएल टेक पर फोकस रहेगा, लेकिन वीकेंड के दौरान डीमार्ट की जो नतीजा है वो अनुमान के मुताबिक आए। शेयर थोड़ा सा कमजोर रहा नतीजों के पहले, तो क्या ये रिकवर करेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। हम एक्सपर्ट्स इसके बारे में राय भी लेंगे। लेकिन ये हफ्ता बहुत क्रूशियल है। इस हफ्ते में 200 से ज्यादा कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं और रिलायंस और तमाम बैंकिंग कंपनीज के नतीजे भी इसी हफ्ते आने वाले हैं। तो बहुत ही क्रूशियल वीक अर्निंग्स के लिहाज से भी। चलिए ईटी नाउ स्वदेश के सभी व्यूअर्स को ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से फेस्टिवल ग्रीटिंग्स। और हाँ, क्रूशल है ये हफ्ता क्योंकि ढेर सारे इवेंट्स, ट्रिगर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और नतीजों का सिलसिला है जो कि वॉच आउट करना है हमें। ओवर द वीकेंड भी नंबर्स आए, कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स भी आए हैं, उस पर विस्तार से बातचीत भी होगी। और भारतीय बाजार की चाल नए हफ्ते की शुरुआत में और प्री दिवाली वीक इनफैक्ट इसे कहना चाहिए। और इस हफ्ते पूरे के पूरे हफ्ते दिवाली के रंग ईटी नाउ स्वदेश पर आप पाएंगे। और जैसे अभिषेक भी कह रहे थे, कमाई के ढेर सारे मौके, ढेर सारे एलिमेंट्स हमने लाइंड अप किए हैं आपके लिए। तो ये सारी पेशकश एक एक कर आपके सामने लाएंगे। लेकिन आज सुबह फिर भारतीय बाजार के लिए विदेशी बाजार से तस्वीर कैसी नजर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन इंडिकेशन में 100 अंकों की बिकवाली 25,305। और इस गिरावट के पीछे की वजह एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप है, टैरिफ सिनेरियोज हैं। और अभिषेक, इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि ट्रंप ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही है। और अब वापस इसी कड़ी में अमेरिका और चीन के बीच एक जंग, एक टैरिफ लाइक सिचुएशन छिड़ चुकी है। अक्रॉस द ग्लोब बाजार का सेटअप आज कैसा लग रहा है? बिल्कुल मानसी, आपने सही कहा। थोड़ी दिन खामोश रहे ट्रंप, और जब ट्रंप खामोश रहे तो भारतीय बाजारों ने चैन की सांस भी ली थी। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो निफ्टी में करीब 400 अंकों के आसपास की तेजी रही। प्रतिशत के लिहाज से वो 1.5% बैठता है। लेकिन अब ये ट्रंप है, ट्रंप का नेचर ही है। तो बार बार हम कह रहे थे कि देखिए ये एक वो हैंगओवर रहेगा बाजार के लिए, एक वो चिंता का विषय रहेगा। और भारत को भी सावधान इसलिए रहना है क्योंकि भारत के साथ भी अभी कोई ट्रेड डील स्ट्राइक हुई नहीं है, बातचीत चल रही है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट किया था गाजा वाले ट्रूस के बाद। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ट्रंप है, इनका स्वभाव ही यही है। अब आप इसको नेगेटिव अगर आप देखना चाहें नेगेटिव देख लीजिए, पॉजिटिव देखना चाहिए पॉजिटिव देख लीजिए। पहले हुआ ये कि चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्ट को लेकर रेस्ट्रिक्शंस लगाए। भारत को भी संकेतों में ये कहा कि आप री एक्सपोर्ट ना करें। सीधा सीधा माना यह गया कि नहीं अब ये
अमेरिका के साथ उनकी जो ट्रेड डील चल रही है, कहीं ना कहीं वो दबाव बनाने की ये एक वो टैक्टिक हो सकती है। और अब चूंकि 80% उत्पादन अकेले हम देखते हैं कि चाइना करता है रेयर अर्थ मिनरल्स का, और ऑटो इंडस्ट्री है, इसके अलावा रिन्यूएबल से जुड़ी जो इंडस्ट्री है, तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, स्मार्टफोन इनफैक्ट, उनमें रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है और चाइना को लेकर ओवर डिपेंडेंस काफी ज्यादा है। तो चाइना ने कदम उठाया, ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आप पर लगाएंगे 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ, यानी कि पहले जो 30% का टैरिफ था उसको बढ़ा के उन्होंने 130% करने का फैसला किया और यह कहा कि हम 1 नवंबर से इसको लागू कर देंगे। साथ ही साउथ कोरिया में एपेक की बैठक होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तो शी जिनपिंग के साथ बैठक करने का, मिलने का कोई रीजन दिखता नहीं है। तो बाजार घबराहट के शिकार हुए, होना भी था, और हमने देखा कि डाउ जोन्स करीब करीब 900 पॉइंट, नेक्स्ट टाइम करीब 850 पॉइंट के आसपास की भारी भरकम गिरावट आई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अच्छा वो तो थोड़ी पीछे की बात होगी। कल जो ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है, उन्होंने ये कहा है कि चाइना की चिंता नहीं करनी चाहिए। चीन के रेस्पेक्टेड राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए वो एक खराब क्षण था, पल था। वो अपने देश में डिप्रेशन नहीं चाहते, यानी कि मंदी नहीं चाहते, और ये मैं भी नहीं चाहता। और उन्होंने ये भी कहा कि वो चीन की मदद करना चाहते हैं और चीन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो अब इसको रीड करने वाले ऐसे भी रीड कर रहे हैं कि शायद ट्रंप थोड़ा सा झुके हैं, और जो 1 नवंबर से जो टैरिफ लगाने की उन्होंने बात की है, शायद वो ना लगाया जाए, ये धमकी तक ही सीमित रह जाए। और उसके बाद हमने देखा है कि अमेरिकी फ्यूचर्स में बढ़त पर कारोबार हो रहा है। डाउ फ्यूचर करीब 400 अंकों पर है, नेस्डेक फ्यूचर की बात करें तो वहां पर भी 450 अंकों के आसपास की तेजी है। और एक बयान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से आया। उन्होंने ये कहा कि अगर चीन थोड़ा झुकने को तैयार है, थोड़ा सा लॉजिकल होने को तैयार है, तो अमेरिका बातचीत करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका के पास कहीं ज्यादा पावरफुल टूल्स हैं अपनी चीजों को डिक्टेट करने के लिए। तो देखते हैं क्या चीज होता है। लेकिन ये है कि अब ये यूएस फ्यूचर्स में रिकवरी है, और पिछले हफ्ते जो 0.3% टूटा, क्योंकि मेजॉरिटी जो गिरावट आई थी वो शुक्रवार को आई थी। अब ये ट्रंप ने कहा है तो इसके क्या मायने निकालेंगे, देखते हैं कि और कुछ आता है नहीं आता है। लेकिन ये हफ्ता अमेरिका के लिए बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि बड़े बैंकों के नतीजे आने वाले हैं। सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, इनके नतीजे आएंगे। एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी नरमी है। अब ये टैरिफ को लेकर ही है, क्योंकि चाइना हांगकांग के बाजार में 1 से 2.25% के आसपास की गिरावट है। कोस्पी की बात करें तो 3 दिन ये चला था, 1% के आसपास की नरमी हम कोस्पी में देख रहे हैं। और निकेई के बाजार आज बंद है मानसी, और पता है मैं रीजन तलाश रहा था कि क्यों बंद है, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पोर्ट्स डे के मौके पर बाजार बंद है। मतलब कितनी अच्छी चीज है। ऐसे ही जापान के लोग फिट नहीं है, स्पोर्ट्स डे के मौके पर भी बाजार बंद करते हैं, और पूरा डेडिकेटेड होगा ये एक दिन पूरा स्पोर्ट्स के लिए। अन्य संकेतों की बात करें तो अभी टैरिफ वाला जो मसला है, थोड़ा सा सेफ हेवन डिमांड गोल्ड की आई है, भाव फिर से $4070 के आसपास है। और ग्लोबल ग्रोथ थोड़ी सी गहराने, ग्लोबल ग्रोथ पर थोड़ी सी दबाव पड़ने की आशंका है। तो क्रूड नरम पड़ा, नरमी आई क्रूड, और क्रूड कच्चा तेल गिर के हो गया था करीब $62 के आसपास। ब्रेंट क्रूड का भाव थोड़ी रिकवरी है, $64 प्रति बैरल के आसपास के भाव देख रहे हैं। लेकिन नरमी अपने लिए तो संकेत चलिए ठीक ठाक है। 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें अमेरिका में 4.05, थोड़ा सा वहां पर भी करेक्शन आया है। और डॉलर इंडेक्स थोड़ा नरम पड़ा है, 99 के नीचे आकर डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स, क्रूड, ये सब चीजें तो ठीक है अपने लिए। और ये यूएस फ्यूचर्स के संकेत हमारे लिए लगता है कि थोड़े ज्यादा अहम होंगे। अब चूंकि भारतीय बाजार चले हैं, पिछले हफ्ते करीब 1.5% से ज्यादा की तेजी हो गई है। अब ये गिफ्ट निफ्टी मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो जाएगी मानसी। 106 अंकों के आसपास की गिरावट गिफ्ट निफ्टी में हम देख रहे हैं। बाजार के लिए अच्छे ट्रिगर सामने हैं। क्रूड नरम है आपके लिए, इसके अलावा बॉन्ड यील्ड अमेरिका में नरम है। अगर आप देखें तो अर्निंग्स का भी सपोर्ट बाजार को आ ही रहा है। और एफआईज 4 दिन की बाइंग, क्वांटम छोटा जरूर है लेकिन 4 दिन की बाइंग ये सेंटिमेंट के लिहाज से काफी ज्यादा क्रूशियल है। तो मुझे लगता है कि गिफ्ट निफ्टी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसको हम आगे थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे एनकैश करना है। यूएस और चीन के बीच भले ही तनातनी और तनाव वाली सिचुएशन हो, लेकिन भारतीय बाजार के जो ट्रिगर्स हैं, कन्विक्शन और अंडरटोन लगातार बरकरार है। और इसी के चलते गिरावट भी अगर है तो उसे एक मौके की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आगे हमारे लिए ढेर सारे ट्रिगर्स है। फेस्टिवल भी है,
और नतीजों का सीजन जिसकी शुरुआत कह सकते बुरी नहीं हुई है। ऑन द फेस ऑफ इट जो नंबर्स आते दिखे हैं वो भी अच्छे रहे हैं। आईटी मेजर टीसीएस के नतीजों से शुरुआत हुई, टीसीएस के नतीजे बेहतर थे और उसके साथ साथ अब जो तमाम नंबर्स आ रहे हैं बुलेटिन में आगे हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट होते हुए दिख रहे हैं, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन अब ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए एडिटर्स टेक उनसे जानते हैं। सजीत, एक बार फिर से अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर तेज हो चुकी है, जिसके बाद शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट भी दिखी। हमारे लिए किस तरह से मिल रहे हैं संकेत यहां से? देखिए, यूएस और चाइना का जो ये ट्रेड वॉर है वो थोड़ा सा एस्केलेट हुआ है फ्राइडे को। चाइना ने कुछ देशों को भेजा है कि वो रेयर अर्थ्स मटेरियल में एक्सपोर्ट कर्ब्स लगाएंगे, जिसको लेके ट्रंप ने कहा है कि वो टैरिफ मेजर्स लेंगे चाइना पे, जो कि लगभग 100% के हैं नवंबर 1 से। बट वीकेंड में यूएस का पोजीशन थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, बट उसका नतीजा हमने देखा नहीं एशियन मार्केट्स में। एशियन मार्केट्स अगर हम देखें तो वो नीचे की तरफ खुले हैं। हैंगसेंग हो गया, आपका निकाय आज क्लोज है, बट शंघाई और ऑस्ट्रेलिया ये सारे बाज़ार आज नीचे खुले हैं। और ये इसलिए है क्योंकि वो एक तरह से अनसर्टेनिटी फिर से आ गई है यूएस चाइना के टैरिफ को लेके। ट्रंप का पोजीशन और जेडी वांस का पोजीशन थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, पर जो नवंबर 1 को 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं वो टैरिफ को हटाने की कहीं बात नहीं हुई है। सो उसको लेके थोड़ा सा दबाव देखा जाएगा मार्केट में। ऑल्सो एक और चीज़ जो हमको देखनी है कि चाइना और हैंगसेंग का मार्केट काफ़ी बड़ा है इस साल। चाइना काफ़ी आउट परफॉर्मर रहा है एशिया में, और ग्लोबल मार्केट्स में भी चाइना आउट परफॉर्मर रहा है। और हैंगसेंग को देखेंगे तो लगभग 50% से ऊपर बढ़ा है वो। सो जो आप थोड़ी बहुत करेक्शन देख रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग भी होगी जो सब कुछ इन्वेस्टर्स एशियाई मार्केट में करेंगे, और उसका जो असर है भारतीय मार्केट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा इंडिया और यूएस का भी टैरिफ नेगोशिएशन अभी भी जारी है। और हाँ, उम्मीद है कि नवंबर तक हो जाएगा, बट उसमें अभी कुछ डिसीजन नहीं आया है। जी सर, गुड मॉर्निंग। डीमार्ट के नंबर आएंगे, बाजार इस पर भी रिएक्शन देगा। हालांकि नतीजों से पहले शेयर थोड़ा सा कमजोर रहा है, लेकिन एक चीज जो थोड़ी निराश करने वाली है वो ये है कि मार्जिन घटा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? साथ ही आज एचसीएल टिक के भी नतीजे आने वाले हैं, क्या उम्मीद करके आप चल रहे हैं? देखिए, दो की नंबर्स आए हैं, डीमार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट और एचसीएल टेक का आज आने वाला है। तो डीमार्ट को पहले लेते हैं। डीमार्ट का रेवेन्यू 15% गिरा है। ये कंपनी 20-25% टॉप लाइन करती थी, अब 15% हो गया है इसका एबिट मार्जिन भी गिरा है, हिस्टोरिकल लेवल से नीचे है। गिरा नहीं कहूँगा, पर हिस्टोरिकल लेवल से नीचे है, और पैड भी नीचे है उसका। और उसका कारण यही है कि एक तो क्विक कॉमर्स की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है पिछले कई क्वार्टर से, उसकी वजह से उसका टॉप लाइन हिट हुआ है, क्योंकि क्विक कॉमर्स एक बहुत बड़ा कंपटीशन दे रहा है डीमार्ट को, और क्विक कॉमर्स उन्हीं सिटीज़ में ज़्यादा है जहाँ पर डीमार्ट का प्रेजेंस ज़्यादा है, उसकी वजह से। और इसकी वजह से उसका जो एबिटा मार्जिन है वो भी तो हल्के गिरे है। और दूसरा जो है कि आप डीमार्ट में देखेंगे तो मर्चेंडाइज और एपरल, ये दो चीज़ें बहुत की हैं डीमार्ट के लिए सेगमेंट वाइज। ये सारे जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रही हैं पिछले 11 क्वार्टर्स में। मतलब पिछले 3 साल में अगर हम 12 क्वार्टर्स देखेंगे तो उसमें से 11 क्वार्टर्स में इसने अंडर परफॉर्म किया है। और वो कारण ये है कि क्योंकि क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, इन सब के जो इम्पैक्ट आ रहे हैं डीमार्ट पे, उसकी वजह से है। लाइक टू लाइक सेल्स जो है लगभग 6-7% है, वो भी थोड़ा सा कम की तरफ है, गिरा है। बट स्ट्रीट शायद ये बोलेगा कि उम्मीद से थोड़ी सी बढ़कर है, बट ये देखना पड़ेगा कि लाइक टू लाइक कैसे बढ़ा है। 6.8% का जो जंप हुआ है वो एक कुछ लोगों को ये थोड़ा सा कम लगेगा, और उसकी वजह से ये स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, क्योंकि डीमार्ट रेडी जो है वो एक्सपैंड भी कर रहे हैं, बट
उतने तेज़ी से एक्सपैंड नहीं हो रहा है ये, और अभी वो 19 शहरों में है डीमार्ट रेडी, तो वो भी एक चीज़ है जो फैक्टर है जो करता रहेगा। दो चीज़ें हैं जो डीमार्ट को अंडर प्रेशर रखेंगी, एक तो है कि कंपटीशन फ्रॉम क्विक कॉमर्स, और दूसरा जो है इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एबिटा मार्जिन में प्रेशर है, और पैट जो है सिर्फ 5% के आसपास बढ़ा है। तो वो ये दो चीज़ें जो हैं डीमार्ट के स्टॉक को थोड़ा सा प्रेशर में रखेंगी। जहाँ तक HCL टेक का सवाल है, आज अर्निंग्स आने वाली हैं, मार्केट आज के बाद आएगी मोस्टली। 1.6% कॉन्स्टेंट करेंसी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। टॉप लाइन अगर हम देखें तो रेवेन्यू टर्म्स में 3.7% रहेगा। एबिटा मार्जिन अच्छे रहने की, एबिटा मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। एबिटा लगभग 18% की उम्मीद है बढ़ने की, और एबिटा मार्जिन जो है लगभग 20% के ऊपर जाएगा 16 के कंपेरेटिव क्वार्टर टू क्वार्टर। और पैट जो है वो भी बढ़ेगा लगभग 3 से 10% के आसपास बढ़ने की उम्मीद है पैट की भी। अगर हम देखेंगे तो गाइडेंस उन्होंने दिया था 3 से 5% का, अगर वो मेंटेन करते हैं तो वो एक अच्छा सिग्नल रहेगा। ये क्वार्टर नॉर्मली HCL टेक के लिए अच्छा रहता है। इसके लिए स्ट्रीट का इसके नंबर्स पर काफ़ी वो कंसंट्रेशन रहेगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज में इसका काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, और वहाँ पर किस तरह से वॉलेटिलिटी रही है पिछले कुछ क्वार्टर में, उसके तहत स्ट्रीट इसके नंबर्स को बहुत क्लोजली वॉच करेगा कि R&D बिजनेसेस कैसे कर रही हैं। दैट्स राइट, ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि वॉच आउट करनी है होंगी आज HCL टेक के जब नतीजे आएंगे, और TCS IT मेजर के नंबर्स के ठीक बाद अब HCL टेक के नंबर्स अनदर निफ्टी कंपनी फोकस करेंगे हम, और इस पर भी जैसे ही नतीजे आएंगे आप तक पहुंचाएंगे उनके रिव्यूज़। लेकिन सरजीत, FIs की लगातार चौथे दिन खरीदारी देखने को मिली, धीरे धीरे ही सही, लेकिन क्या ये माना जाए कि FIs भारतीय बाजार की तरफ वापस से लौट रहे, वापस रुक कर रहे हैं? साथ ही बाजार का ओवरऑल सेटअप आज के लिए आप कैसा देखते हैं? देखिए, FIs का जो नंबर है वो उसको एक पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि सेकेंडरी मार्केट में पिछले 4 दिन से हम खरीदारी देख रहे हैं, बट छोटे छोटे अमाउंट में देख रहे हैं। बट ओवरऑल जो वॉल्यूम है FI का, वो 10 से 11 हज़ार करोड़ का ग्रॉस दोनों साइड में दिख रहा है, और उसकी वजह से हम पॉजिटिव बायस देख रहे हैं। DIs अभी भी काफ़ी बायर नेट बायर्स हैं। अगर आप देखिए फ्राइडे को 1700 करोड़ का उनका नेट बाय रहा है। तो प्राइमरी मार्केट में तो हमने देखा कि कैसे LG इलेक्ट्रॉनिक्स के IPO में काफ़ी पैसा आया FIs का, टाटा कैपिटल में आया पैसा, जो टाटा कैपिटल भी आज लिस्ट होगा स्टॉक एक्सचेंजेस में। उम्मीद ये है कि थोड़ा सा म्यूटेड लिस्टिंग रहेगा। वैल्यूशन को लेके FY27 की बात, प्राइस टू बुक की बात करें तो 3 टाइम्स प्राइस टू बुक लग रहा है FY27 का। कंपेयर करेंगे बजाज के साथ जो 4.5 है, और चोला के साथ या श्रीराम के साथ जो कि 3.84 के आसपास है, तो उसके कंपैरिजन वो थोड़ा सा कम है वैल्यूशन। बट इस बिज़नेस को अभी थोड़ा सा एस्टैब्लिश करना बाकी है, क्योंकि इसमें एक बड़ा कंपोनेंट जो है कमर्शियल लेंडिंग का है, जो टाटा मोटर फाइनेंस के मर्जर के बाद आया है। तो उसको लेते हुए तो बाज़ार थोड़ा सा बाज़ार को लगता है कि इसकी वैल्यूशन जो है वो थोड़ी सी हायर साइड में है, क्योंकि इसका जो क्रेडिट लॉस भी है वो थोड़ा सा हायर है। उसको भी नीचे लेकर आना अगले 2 साल में। तो लिस्टेड थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा टाटा कैपिटल का आज। तो वो एक स्टॉक है जो आप देखिएगा, और उसकी वजह से बाकी NBFC स्टॉक्स भी काफ़ी मूव करेंगे उसके आसपास, क्योंकि रोटेशन ऑफ फंड्स थोड़ा बहुत होगा NBFC स्पेस में। इंस्टीट्यूशन जो हैं म्यूचुअल फंड्स या FIs, वो अगर लेना चाहेंगे तो वो इस मार्केट से लेने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखेगा, पर लिस्टेड म्यूटेड लगेगी टाटा कैपिटल की। जी सजीत सर, एक आखिरी सवाल। पिछले हफ्ते की हमने तेज़ी तो देखी है, धीरे धीरे करके बाजार ने अपने जो क्रूशियल लेवल से उसको अचीव किए। आज थोड़े हम गैप डाउन ओपनिंग के लिए तैयार हैं, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में स्ट्रेटजी क्या बनाएं, और जो वायदा बाजार के जो आंकड़े हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, फ्राइडे को जो मार्केट बंद हुआ और आज जो मार्केट खुलेगा, दोनों में अलग अलग बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद ट्रम्प का वो ट्वीट आया जिसमें उसने चाइना के अगेंस्ट बड़ा स्टेटमेंट दिया। ये भी कहा कि वो 100% टैरिफ करेगा। तो
तो फ्राइडे को हमने देखा कि निफ्टी जो है 25,280 के ऊपर बंद हुआ। हमने देखा काफ़ी पुट राइटिंग्स हुई, कॉल अनवाइंडिंग भी हुई, बट आज वो थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिलेगा हमको, क्योंकि जो शॉर्ट्स हैं वो शायद बढ़ेंगे आज मार्केट में। काफ़ी जो पुट्स हैं वो अनवाइंड होने की कोशिश होगा और कॉल्स जो है वो काफ़ी ऐड होंगे। तो एक तरह से मार्केट में डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, क्योंकि एशियाई मार्केट भी गिरे हैं। ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रेयर अर्थ का जो एग्रीमेंट है उसमें ये कोई असर नहीं देता, बट ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट अभी नेगेटिव है। रिस्क रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया है। हमने देखा कि फ्राइडे को क्रिप्टो में काफ़ी गिरावट हुई, जबकि मार्केट्स भी काफ़ी गिरे। यूएस यूरोप मार्केट सारे गिरे, और आज सुबह जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और क्या नाम है, शंघाई, तीनों मार्केट्स नीचे हैं। तो निफ्टी में प्रेशर रहेगा। निफ्टी बैंक में भी थोड़ा सा वो रहेगा, क्योंकि एक तरह से हम देखेंगे कि कुछ थोड़ा सा चर्न देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक भी जो है पिछले 15 दिन या एक महीने में निफ्टी से काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। तो निफ्टी अगर 1% बढ़ा है तो निफ्टी बैंक 3% बढ़ा है पिछले एक महीने में, तो वो थोड़ा सा करेक्शन वहाँ पर भी आने की उम्मीद है। और दूसरी बात ये है कि ट्यूसडे को आपका निफ्टी एक्सपायरी आ जाता है, तो थोड़ा सा ऑप्शंस में थोड़ा सा ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी दिखेगी मार्केट में। बिल्कुल सरजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर ये पूरा सेटअप और आज के लिए रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए, मार्केट का ओवरऑल सेटअप हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय बाजार के लिए आज रणनीति क्या होनी चाहिए, विदेशी बाजार से संकेत कैसे मिल रहे हैं से लेकर वो 4 बड़े ट्रिगर्स जिसके इर्द गिर्द आज बाजार ट्रेंड करते दिखेंगे, ये तो हमने जाना। लेकिन भारतीय बाजार के लिए फिर आज बाजार खुलने के साथ ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होने चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनाएंगे आप इंडेक्सेस पर, ये जानना भी ज़रूरी है। लगातार हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट और फंडामेंटल एक्सपर्ट की पैनल हमारी शोज़ के ज़रिए आप तक पहुंचती है और उनकी एनालिसिस आपके साथ शेयर करती है। हमारे पहले एक्सपर्ट मेरे असद शेर खान से सौमिल मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमिल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू। दिस मॉर्निंग ग्लोबल सेटअप हम देख रहे हैं थोड़ा सा गड़बड़ाया ज़रूर है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए ट्रिगर्स ढेर सारे हैं। एक तो दिवाली से ठीक पहले का ये हफ्ता, सो फेस्टिव मूड माहौल तो नज़र आएगा ही। कंजम्पशन लगातार बढ़ती दिख भी रही है। पिछले दिनों हमने अच्छी न्यूज़ फ्लोज भी देखी जस्ट विद जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन। अब यहाँ से तिमाही नतीजों का सिलसिला भी चल पड़ा है। नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, बताएं आप कैसे देख रहे हैं इस हफ्ते को। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फेस्टिवल्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर एवरीवन। मार्केट में अब तक अप ट्रेंड चल रहा है और हम इस 25,500 और 24,500, अगर आप ब्रॉडर रेंज देखें तो 25,500 और 24,500 के बीच में ही हम बहुत समय से ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर बायस पॉजिटिव रहेगा, व्यू पॉजिटिव रहेगा इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म आउटलुक बोथ। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही, और हमने कुछ समय से अच्छी रैली देखी है इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। हमने बहुत ही अच्छी रैली देखी है। नीचे में जो बॉटम बनाया 24,500 एंड 24,500 24,600 के आसपास, और ऊपर में हाई बनाया 25,320। ये जो पूरी रैली है उसका थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब। आज जैसे नीचे खुलने की एक्सपेक्टेशन है, और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा वो 25,000 पे रहेगा। वो बहुत ही क्रूशल है। 20 डेली मूविंग एवरेज जो है वो 25,000 पे है, और 40 डेली मूविंग एवरेज है वो 24,950 के आसपास है। तो ये दो लेवल्स बहुत ही क्रूशल रहेंगे, और मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसके नीचे जाएगा। सो बाय ऑन डिक्लाइन शुड बी द स्ट्रेटेजी। नीचे में खरीदारी करे, ज्यादा लार्ज कैप्स पे फोकस करे, बिकॉज जब अनसर्टनिटी बढ़ती है वहां पर हमें ज्यादा लार्ज कैप पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पर बैंक निफ्टी पे अगर आप बात करें
तो बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट्स है वो अराउंड 55,800 के आसपास है, और दूसरा जो सपोर्ट है वो 20 डेली मूविंग एवरेज पे है 55,400। सो ये दो लेवल्स बहुत ही क्रूशियल रहेंगे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने बहुत अच्छी रैली देखी है 53,600 से, अब यहाँ से हम ऑलरेडी 56,770 के आसपास का हाई बनाया है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बनता है विच इज हेल्दी फॉर द मार्केट्स। ऊपर में 57,500 के लेवल्स में एक्सपेक्ट करूंगा एज अ टारगेट। सो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखे, व्यू पॉजिटिव है इन द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बोथ। ठीक है, दो तीन चीज़ें हैं फटाफट आपको बता देते हैं। एक तो बाय ऑन डिक्लाइंस करनी है निफ्टी में, और हम देखेंगे कि जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ देखिए बाजार के लिए ये हुई है कि अगर सपाट भी खुलते हैं, अगर थोड़े से नेगेटिव बायस के साथ भी खुलते हैं, तो बाजार ने रिकवरी दिखाई है, अटेम्प्ट की है, और ये कहानी पिछले लगभग पूरे हफ्ते की रही है। कुछ लेवल्स जो बताए हैं आपको, आप उसका ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक के लिए 57,500 के लेवल पर आप निश्चित तौर पर नज़र रख के चलिए निफ्टी बैंक में। लेकिन सोमिल जी गुड मॉर्निंग, स्टॉक्स के बारे में ज़रा बताइए, कहाँ पर आपका कन्विक्शन है, और प्री दिवाली वीक में कहाँ पर आपको कमाई के मौके दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। यहाँ पर मैं लार्ज कैप्स के साथ ही जाना चाहूंगा, जहां पे मुझे लगता है कि मीडियम टर्म आउटलुक अच्छा है, तो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखे, नीचे में आए तब इसमें बाय करें। बजाज ऑटो में एक अच्छा रिवर्सल देखा गया है इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से हाई टॉप हाई बॉटम है। फ्राइडे के दिन पे 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, और 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा। नीचे में बाइंग नीचे में करनी है, सो स्टॉप लॉस वुड बी 8,770। ये एक स्टॉप लॉस रहेगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म, और टारगेट रहेगा 9,400 का। मुझे लगता है ये मीडियम टर्म में बहुत ही बढ़िया करेगा। सो बजाज ऑटो वुड बी माय फर्स्ट पिक। सेकंड अगेन बजाज ग्रुप से ही है बजाज फिनसर्व में एक गिरावट देखी गई है, लेकिन मुझे लगता है ये गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। कुछ समय से एक रेंज में है, यहाँ से गिरावट में अगर आप खरीदारी करें तो मुझे लगता है कि ये फिर से जो रेंज पूरी चल रही है उसके अपर एंड तक जा सकता है। सो स्टॉप लॉस वुड बी 1940, 1940 का स्टॉप लॉस है इन द वेरी शॉर्ट टर्म, और यहाँ पर टारगेट रखना है 2200 का। दो कॉल्स सोमिल की तरफ से आती हुई, और ऑटोमोबाइल स्पेस में हमने देखा काफ़ी अच्छा एक्शन पिछले दिनों भी नजर आया। ये एक्शन यहाँ से आगे भी बरकरार रहेगा। बजाज ऑटो पर रखे नज़र, 2200 के टारगेट, बजाज फिनसर्व पर 1940 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 2004 के लेवल्स पर हमने लास्ट क्लोजिंग देखी थी, और बजाज ऑटो के टारगेट स्टॉप लॉसेस विद स्ट्रैटेजी भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। सोमिल की तरफ से यहाँ पर भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 9,400 तक के लक्ष्य बजाज ऑटो में आगे फर्दर एंटिसिपेटेड है। 8,946 के लेवल्स पर हमने कामकाज क्लोज होता हुआ देखा है। तो चलिए, स्ट्रैटेजी विथ ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, लेकिन इसके साथ साथ खबरें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद ओवर द वीकेंड ढेर सारी खबरें आती दिखी। उनमें रिजल्ट्स भी थे, न्यूज़ फ्लो बैक्ड एक्शन भी था, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज हैं एंड रिजल्ट्स हैं, वो सारी खबरों वाले शेयर्स के सेगमेंट में लेकर आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। बिल्कुल, तो कई सारी खबरें ओवर द वीकेंड निकल कर आई है। सबसे पहले डी-मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट से शुरुआत करेंगे। सितंबर तिमाही में लाइक फॉर लाइक ग्रोथ 6.8% पर रही, प्रीवियस क्वार्टर में 7.1% पे थी, तो थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर दिखी। एबिटा मार्जिन्स घटकर 7.6% पर आए, तो इनलाइन से थोड़े से कमज़ोर नतीजे यहाँ पर दिखे। शायद थोड़ा सा नेगेटिव एक्शन एवेन्यू सुपरमार्ट में नज़र आ सकता है। इसके अलावा बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक की। काफ़ी शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। रेवेन्यू 50% बढ़कर 775 करोड़ के आसपास आई। मार्जिन्स भी बढ़ते हुए नजर आए। रेवेन्यू में 28.5% का ग्रोथ दिखा तिमाही आधार पर, मार्जिन्स बढ़कर 20.4%, तो काफ़ी अच्छे नतीजे वारी रिन्यूएबल टेक ने रिपोर्ट किए। इसके अलावा बात करते हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स की, जहां पर सेल्स 50% तक बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा गाजियाबाद में कंपनी ने 2,200 करोड़ के नए यूनिट्स बेचे हैं, तो काफ़ी अच्छे अपडेट प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पर भी अपनी नज़र रखें। फीनिक्स मिल्स ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर फोकस पे रहेगा। दूसरी तिमाही में उन्होंने रिटेल सेल्स का ग्रोथ 13%
का रिपोर्ट किया और मॉल्स में से भी अच्छा खासा ग्रोथ निकल कर आया, तो काफ़ी अच्छे नतीजे फीनिक्स मिल से निकल कर आए हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स, याद रखें कुछ समय पहले उन्होंने डीमर्जर अनाउंस किया था और उसके लिए एलिजिबल होने के लिए शेयर्स खरीदने का आज लास्ट डेट होगा, कल रिकॉर्ड डेट होगी, तो टाटा मोटर्स यहाँ पर भी एक्शन नज़र आ सकता है। जीके एनर्जी नेगेटिव खबर, बिकॉज खबरें नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। रेवेन्यू में करीब 8% की गिरावट दिखी सीक्वेंशियल बेसिस पर, मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए, 18.8% से घटकर 17.7% के आसपास आए, तो कमज़ोर नतीजे जीके एनर्जी स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। बीएलएस इंटरनेशनल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने टेम्पररीली रिस्ट्रिक्ट किया है कंपनी को न्यू इंडिया मिशन टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। करीब 9 से 10% रेवेन्यू उस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है, तो नेगेटिव खबर बीएलएस इंटरनेशनल के लिए निकल कर आई है। इसके अलावा महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 2 ऑर्डर विंस है, 3,500 करोड़ का डेवलपमेंट पोटेंशियल वैल्यू का एक प्रोजेक्ट पुणे के पास मिला है और इसके अलावा 800 करोड़ का मलाड में डेवलपमेंट पोटेंशियल का एक ऑर्डर कंपनी को मिला है, तो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस पर भी अपनी नजर रखें। किर्लोस्कर ऑयल इंजन कंपनी ने वेस्ट मैनेजमेंट के एक अपने सेगमेंट को स्लम सेल में बेच दिया है अपनी होल्डी ओन सब्सिडरी को। मैनकाइंड फार्मा ने भारत सीरम्स वुमेन हेल्थ के ब्रांडेड जेनेरिक्स बिजनेस को करीब 800 करोड़ में खरीदा है, तो यहाँ पर एक बड़ी डील हुई है। मैनकाइंड फार्मा स्टॉक पर अपनी नज़र रखे। एचसीसी 204 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। कैम्स ने 1:5 में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है और जेन टेक्नोलॉजी को करीब 37 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। कई सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर फोकस में है, नतीजों के दम पर फोकस में और ऑर्डर विंस के दम पर भी फोकस में है, तो यहाँ पर अपनी नजर रखें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे अपडेट्स बताने के लिए कि ये खबरों के दम पर आज कौन से शेयर फोकस में रहेंगे। लेकिन जो शेयर सबके फोकस में है तो उसकी बात सबसे पहले होनी चाहिए और वो शेयर है डी मार्ट का। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, यानी कि पिछले साल के करस्पॉन्डिंग क्वार्टर से ग्रोथ नए स्टोर्स को हटाकर वो रही है 6.8%, लेकिन मार्जिन घटा है। मार्जिन 7.9% से घटकर 7.6%। हालांकि अगर हम मुनाफे की बात करें 4% की ग्रोथ है, आय की बात करें 15-15.5% के आसपास की ग्रोथ है, तो बाकी पैरामीटर्स पर ठीक है। लेकिन ये मार्जिन वाला जो दिक्कत है ना, ये थोड़ा सा हो सकता है कि परेशान करे। सोमिल जी, वैसे चार्ट्स तो अगर हम बात करें तो पिछले महीने भर में 7% के आसपास से गिरावट रही है। नतीजों से पहले 1-2 सत्र से ही शेयर थोड़ा सा सपोर्ट लेके चलने की कोशिश कर रहा है। डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट्स में करना क्या चाहिए? डीमार्ट इस समय इन द वेरी शॉर्ट टर्म अगर आप देखें तो डाउन ट्रेंड में है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे हमें कोई पोजीशन बनानी चाहिए। अवॉइड की सिचुएशन रखें इस समय, जब तक इसमें कोई बेसिंग आउट पैटर्न ना बने, वहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना मिले, इस समय डेफिनेटली अवॉइड। यहां से मुझे लगता है कि स्टॉक नीचे में 3940 तक जा सकता है। सो दीज आर द लेवल्स जो प्रीवियस स्विंग लोज है, जहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट्स है, वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है, विच इज 3930। ये एक लेवल ध्यान में रखिएगा। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है, जो हर्डल है, बहुत ही क्रूशियल हर्डल, वो 4540 के आसपास का हर्डल है, विच इज अ 20 डेली मूविंग एवरेज। सो बायस नेगेटिव है, सो यहां से अवॉइड करके चले। शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन इसे अवॉइड करके चले। ठीक है, ये राय आपके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स को अवॉइड करने की सलाह है। लेकिन वारी रिन्यूएबल को आज अवॉइड नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि प्रॉफिट जो है इसका अगर हम सालाना आधार पर देखेंगे तो डबल से ज़्यादा हो गया है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो उसमें करीब करीब 1.5 गुने की ग्रोथ है, यानी कि 47-48% बढ़ा है। और मार्जिन के फ्रंट पर भी कंपनी ने चौका लगाया है। 13.6% से बढ़कर मार्जिन हो गया है 20.5% के आसपास का। वारी रिन्यूएबल, सोमिल जी, क्या आपकी राय होगी शेयर को लेकर, क्योंकि आज गैप के साथ खुलेगा ये? वारी में बहुत समय से डेफिनेटली अप ट्रेंड है। मीडियम टर्म में अगर आप देखें ऑन द वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है ये स्टॉक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नीचे गिरावट आ सकती है। नीचे में मैं समझता हूं कि अराउंड 3150 के आसपास का बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है और यहां से स्टॉक ऊपर की तरफ ही रुक करेगा।
फिर से मीडियम टर्म में जो ट्रेंड है वो रिज्यूम करेगा ऊपर की तरफ। ब्रेकआउट लेवल्स 3480 के ऊपर है और मुझे लगता है कि फिर से ये जो प्रीवियस स्विंग हाइज है 3850 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। सो बायस पॉजिटिव है, बाय एंड डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखे, व्यू पॉजिटिव इन द मीडियम टर्म आउटलुक। शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की सलाह नहीं है, लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक ग्रेट सेटअप। चलिए, ऑन अ मीडियम टर्म आउटलुक ग्रेट सेटअप और ऑफ कोर्स पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज, पॉजिटिव रिजल्ट और काफ़ी अच्छे सेट ऑफ नंबर्स हैं। बाजार खुलने के साथ साथ आज सारी निगाहें वारी एनर्जीज पर रहेगी ज़रूर, क्योंकि रिजल्ट बैक्ड एक्शन यहाँ पर दिखना ही दिखना है। लेकिन सोमल, इसी के साथ आईटी सेक्टर पर भी आपका व्यू मैं जानना चाहूँगी। डाउनसाइड एक्शन आईटी सेक्टर में हमने देखा ज़रूर, उसके ठीक बाद आईटी सेक्टर ने नतीजों से ठीक पहले, रिजल्ट सीजन शुरू होने से ही पहले एक कमबैक प्लान किया। लार्जर आईटी प्लेयर्स, मिड कैप आईटी कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन था और अब टीसीएस के नंबर्स आए और यहाँ से आगे आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे आने वाले हैं। टीसीएस के नंबर्स इवन अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस अच्छे रहे और एचसीएल टेक के नंबर्स से भी अच्छे नतीजों के अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। ओवरऑल आईटी सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या अब भी इसे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? जिनकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है उनके लिए क्या राय होगी? ओवरऑल अगर आप आईटी सेक्टर की बात करें तो लेट्स से ओनली द लार्ज कैप्स, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, अगर ये इन चारों की बात करें द बिग फोर, यहाँ पर टीसीएस वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। मैंने पहले भी आपके शो में टीसीएस के बारे में बहुत बार बात की है, तो मुझे लगता है कि इसमें एक बाउंस बनता है। इन द मीडियम टर्म आउटलुक किसी भी स्टॉक में कोई ब्रेकआउट्स नहीं है या ऐसे कोई साइंस नहीं है कि यहाँ से मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में बॉटम हो गया है। लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म डेफिनेटली देयर इज अ बाउंस, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, इन्फोसिस है 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, लेकिन टीसीएस में मुझे लगता है कि जो गिरावट आई है ओवरऑल वहां पे 2900 के आसपास बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है और वहीं से बाउंस किया है ये स्टॉक ने। तो मुझे लगता है कि ऊपर में 3200 और दूसरा 3400 ये टारगेट्स बन सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पिक्स नहीं है, ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं है। ये आपको पोजिशनली होल्ड करना है और पोजिशनली अगर आप रखें तो ऊपर में आपको एक अच्छा बाउंस प्ले करने मिलेगा ऑन द आईटी साइड। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें तो दिस इज जस्ट अ बाउंस। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ से एक मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बॉटम बन गया है और यहाँ से बहुत अच्छी रैली देखने मिलेगी। इट्स अ शॉर्ट टर्म बाउंस, शॉर्ट टू मीडियम टर्म बाउंस, और ये लेवल के हिसाब से आपको खेलना है। ठीक है, लेवल बेस्ड काम का स्ट्रैटेजी के लिए आपको यहाँ पर आईटी सेक्टर को प्ले आउट करना चाहिए, ये राय मिलती हुई हमारे एक्सपर्ट से। रियल एस्टेट सेक्टर पर भी एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में ना लॉन्ग टर्म प्ले लगातार अप साइकिल का ट्रेंड जो है जारी रहने की बात हम करते हैं। अब यहाँ से आगे रियल एस्टेट कंपनीज के भी नतीजे आएंगे और नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं क्वार्टरली अपडेट्स तो आ ही रहे हैं और साथ ही न्यूज़ फ्लोज भी हैं। सामल, दो स्टॉक्स हैं, प्रेस्टीज एस्टेट गाजियाबाद में 2200 करोड़ में 620 यूनिट कंपनी ने लॉन्च किए। तो बिजनेस डेवलप किया है कंपनी ने, लगातार सेल्स की बात भी होती है प्रेस्टीज एस्टेट के लिए। और फिनिक्स मिल्स Q2 और फर्स्ट हाफ FY26 के डेटा पॉइंट्स की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है की मॉल्स में। कंपनी कह सकते हैं कि इनर रियल एस्टेट बास्केट एक अलग सेगमेंट से भी ताल्लुक़ रखती हैं। मॉल्स कमर्शियल स्पेस की अगर हम बात करें, प्रेस्टीज एस्टेट, फिनिक्स मिल्स ऑन द बैक ऑफ न्यूज़ फ्लो आज शायद इम्पैक्ट दिखे। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों स्क्रिप्ट्स को? फिनिक्स बहुत समय से एक रेंज में है, तो मैं बहुत समय से इन द सेंस इन द मीडियम टर्म आउटलुक इन ऑन द वीकली चार्ट बहुत समय से एक बड़े रेंज में है। 1400 का लोअर एंड है और ऊपर में 1700 के आसपास का अपर एंड है। तो ये एक बहुत ही बड़े रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई बड़ी पोजीशन बनानी चाहिए टिल द टाइम एक ब्रेकआउट नहीं मिल जाता। 1700 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तब जाके इसके अंदर मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट मिलेगा इन द मीडियम टर्म आउटलुक, तब जाके इसके अंदर आप पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन इस समय अवॉइड करने की सिचुएशन है क्योंकि एक रेंज में है और बहुत समय से रेंज में है।
प्रेस्टीज एस्टेट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इनफैक्ट इवन द एंटायर रियल एस्टेट पैक मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सी इन द वेरी शॉर्ट टर्म लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, राइट? सो मीडियम टर्म आउटलुक बहुत ही अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन प्रेस्टीज वुड बी माई प्रेफर्ड पिक आउट ऑफ द टू। प्रेस्टीज में एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, 1480 के आसपास। ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा प्रेस्टीज के लिए इन द वेरी शॉर्ट टर्म, और ऊपर में मैं समझता हूं कि 1750 तक ये स्टॉक जा सकता है। ऊपर में जो प्रीवियस स्विंग हाई है 1820 के आसपास का, वो भी निकाल सकता है, तो आई एम पॉजिटिव ऑन प्रेस्टीज स्टेट। स्टेट में न्यूज़ फ्लोज के दम पर एक्शन दिखेगा और फिनिक्स मिल्स को वॉच लिस्ट में रखें। इस पर कोई खास टेक नहीं, लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट पर सॉमिल पॉजिटिव 1618 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 2.5% के गेंस हमने देखे थे फ्राइडे सेशन में। बाजार खुलने के साथ साथ आज ये जो न्यूज़ फ्लो है, बिजनेस से जुड़ा डेवलपमेंट है, उसका कितना असर पड़ता है प्रेस्टीज के स्टॉक प्राइस पर, इस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन चलिए अब वक्त हो चला है ब्रोकरेजेस के रेडार पर जो रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट्स के बारे में जानने का। मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। गुड मॉर्निंग रविंद्र, बताएं ब्रोकरेजेस के रेडार पर आज कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स और थीम्स हैं? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अर्निंग वाले स्टॉक्स के, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के, जहाँ पर कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट अनाउंस किए थे और वो जो है इनलाइन आए थे विद स्ट्रीट एस्टिमेट। तो यहाँ पर कुछ ब्रोकरेजेस रिपोर्ट निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं नुवामा की। तो यहाँ पर नुवामा ने अपनी होल्ड रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 4580 रखा, जो उनका पहला टारगेट प्राइस था 4544। उनका कहना है कि जो मार्जिन है उसमें जो है कंटिन्यू प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन जो फेस है इस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन का, वो अब तक का सबसे लोएस्ट है पिछले 4 क्वार्टर में। और उन्होंने जो है H1 FY26 के परफॉर्मेंस के बेस पर FY26 और 27 का जो रेवेन्यू एस्टिमेट है वो -0.8% और -1.7% पर रखा है। वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट में जो उन्होंने -6.6% और 3.6% का रखा है। इसी के साथ साथ मोतीलाल ने भी रिपोर्ट निकाली, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 5000 का रखा है, जो उनका पहला टारगेट प्राइस था 4800 का। उनका कहना है कि डीमार्ट का जो स्टोर एक्सेलरेशन है वो जो है एक प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर है एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए। इसी के साथ साथ आज स्विगी भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर स्विगी पर जो है मोतीलाल ने रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है स्विगी पर 550 का रखा है। उनका कहना है कि जो एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी और जो बढ़ता हुआ AOV है वो इंस्टामार्ट का, वो जो है एक ग्रोथ विजिबिलिटी कंपनी का काफ़ी अच्छा रह सकता है, जिसके वजह से BSE भी आज फोकस में रहता है आज के सेशन में, जहाँ पर मोतीलाल ने जो अपनी न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है BSE पे 2250 का रखा है। उनका कहना है कि रेगुलेटर जो है वो एक्सटेंड कर सकता है ऑप्शन ट्रेनर बाय मूविंग फ्रॉम वीकली टू मंथली एक्सपायरी। जो एक्सचेंजेस का जो वॉल्यूम है उसमें सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और उनका कहना है कि जो रेगुलेटरी FNO सेगमेंट में जो टाइटनिंग कर रही है वो एक की रिस्क हो सकता है BSE के लिए, जिसके चलते BSE भी जो आज फोकस में रह सकता है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका सारे के सारे रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो ये रिपोर्ट्स के दम पर ये कुछ शेयर हैं जो फोकस में निश्चित तौर पर रहने वाले हैं। लेकिन एक शेयर जिसमें हो सकता है कि ट्रेडर्स का और निवेशकों का थोड़ा रुझान बढ़ता हुआ दिखे, वो है टाटा मोटर्स का, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल वाला जो कारोबार है उसको डिमर्ज कर रही है, उसको अलग कर रही है, सेपरेटली उसको लिस्ट कराएगी। टाटा मोटर्स लिमिटेड उसका नाम होगा। और जो ये कंपनी जो अभी लिस्टेड फिलहाल है, ये टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के नाम से ये जानी जाएगी। और इसमें पैसेंजर व्हीकल का इनका और जो JLR वाला जो डिवीज़न है इसमें वो होगा। अब ये 14 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट है डिमर्जर की, यानी कि आपको अगर डिमर्जर का बेनिफिट लेना है तो आज आपको शेयर बाइंग करनी पड़ेगी, फिर ये कल तक आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और परसों से एक्सक्लूडिंग कमर्शियल व्हीकल वाले कारोबार ये शेयर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। एक पर एक शेयर मिलने जा रहा है, कमर्शियल व्हीकल का भी आपको एक शेयर मिल जाएगा इस डिमर्जर के बाद। लेकिन टाटा मोटर 679 रुपये का भाव, दिक्कत यही रही है कि ये शेयर चलता है लेकिन फिर से 700 रुपये की जो ही ऊपर जाता है, 700-725 की रेंज में एक सप्लाई आ जाती है, कोई नेगेटिव खबर भी आती है। टाटा मोटर्स, सोमिल जी क्या राय होगी आपकी? थोड़ा वॉल्यूम तो इसमें पिक करेगा लेकिन क्या भाव भी ऊपर जाएगा, इसको लेकर प्रश्न है।
नहीं, इस समय तो टाटा मोटर्स नेगेटिव है। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऊपर में जैसे आपने कहा 745 46 के आसपास का एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। जब तक वो भाव ऊपर की तरफ नहीं निकलता है तब तक हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। 746 के ऊपर एक बार ये स्टॉक निकले तब जाके इसके अंदर हम एक पोजीशन बना सकते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। इस समय अवॉइड करके चले। मुझे लगता है कि नीचे में ये 620 630 तक फिसल सकता है, तो इस समय व्यू इज नेगेटिव, तो इसे अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है टाटा मोटर को। लेकिन एक बैंकिंग के एक शेयर पर जरा व्यू चाहिए, वो है एसबीआई। शुक्रवार को हमने देखा कि ये निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था, करीब करीब 2-2.25% की तेजी के साथ। बातें होने लगी हैं कि क्या 900 रुपए अब ज्यादा दूर नहीं रह गया एसबीआई के लिए। सोमिल जी, आपसे भी यही प्रश्न। एसबीआई जिन्होंने अभी तक इसको खरीदा नहीं है ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए, आपकी राय क्या होगी? क्या एसबीआई अभी और चलेगा? डेफिनेटली पीएसयू बैंकिंग में अगर आप पूरा इंडेक्स देखें तो एक ब्रेकआउट है। आपको सही स्टॉक चुनना है और वो स्टॉक पे आपको ये पूरी रैली मुझे लगता है कि राइड करनी चाहिए। एसबीआई मुझे लगता है कि एक लार्ज कैप भी है और पीएसयू बैंक भी है, तो यहाँ पर एक अच्छा पोजीशन मुझे लगता है कि मीडियम टर्म आउटलुक में आप देख सकते हैं। 853 पे एक सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट है 840। ये दो लेवल्स पे ध्यान रखें और ऊपर में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। 900 950 के लेवल्स आप देख सकते हैं। 950 का टारगेट रहेगा इन द मीडियम टर्म आउटलुक। लार्ज कैप है इसलिए ये एक सेफ जोन में भी रहता है, सो आई एम नॉट वेरी वरीड अबाउट दिस। ओवरऑल जो मीडियम टर्म आउटलुक है पीएसयू बैंक का वो भी बहुत ही अच्छा है और एसबीआई में भी सिमिलर सिचुएशन है। सो एसबीआई वुड बी माय प्रेफर्ड पिक इन पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक में एसबीआई करीब 2.25% के गेंस के साथ यहाँ पर कामकाज हमने लास्ट सेशन में देखा। यहाँ से बढ़त और ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रिपोर्ट, कन्विक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन चलिए एक बेहद इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्लो और आपको बता दें एक एलिमेंट बेहद इंटरेस्टिंग। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड के विजेता का ऐलान हो चुका है। जी हां, लापता लेडीज ने 14 अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। वहीं कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला है। गुजरात के अहमदाबाद में 70वीं फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन हुआ, जिसे शाहरुख खान और करण जौहर ने होस्ट किया। देखते हैं इस सेरेमनी की एक झलक। बॉलीवुड वर्ल्ड के लिए ये सिनेमा की सबसे बड़ी रात, जहां पर गुजरात पर्यटन और 70वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स की साझेदारी में इस फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन किया गया। अहमदाबाद में भारतीय सिनेमा की दिग्गज हस्तियां इसमें शामिल हुई। दो दिग्गजों को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर श्याम बेनेगल, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नया रूप दिया, और एवरग्रीन स्टार जीनत अमान, जिन्होंने कई सालों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। फिल्मकार बिमल रॉय और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी आइकन अवार्ड से सम्मानित किए गए। इस फहरिस्त में 3 और नामचीन कलाकार नूतन, दिलीप कुमार और रमेश सिप्पी को सिने आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
इस खास मौके पर सिनेमा जगत के उन दिग्गजों को भी सराहा गया जिन्होंने अपनी टैलेंट से दिग्गजों की विरासत को आगे बढ़ाया। महानायक अमिताभ बच्चन जो बड़ों से लेकर बच्चों की दिलों पर राज करते हैं, किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान जिनका जलवा आज भी बरकरार है, एक्ट्रेस काजोल जिनके टैलेंट का हर कोई कायल है। बात जया बच्चन की करें तो वो भी अपने जमाने में लोगों के दिलों पर राज कर चुकी हैं। डायरेक्टर करण जौहर की उपलब्धि भी कहीं अधिक है, जिन्होंने नई पीढ़ियों पर अपना रंग बिखेरा। सिल्वर स्क्रीन की चांदनी यानी कि श्रीदेवी की खूबसूरती और एक्टिंग का हर कोई दीवाना था। फिल्म लापता लेडीज ने अवार्ड्स की झड़ी लगा दी। बेस्ट फिल्म के साथ साथ किरण राव को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को जहां बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड दिया गया, तो आलिया भट्ट ने बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। बेस्ट क्रिटिक्स कैटेगरी में डायरेक्टर सुजीत सरकार को आई वॉन्ट टू टॉक के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का क्रिटिक्स पुरस्कार दिया गया। राजकुमार राव को इसी श्रेणी में बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड दिया गया, तो प्रतिभा रांता को बेस्ट एक्ट्रेस का क्रिटिक पुरस्कार मिला। एक्टर लक्ष्य लालवानी ने बेस्ट न्यूकमर मेल एक्टर का खिताब अपने नाम किया। अपने फैमिली के साथ फेस टाइम पे था, हम लोगों ने बात की, मेरे पेरेंट्स वर क्राइंग, दे वर वेरी हैप्पी। तो मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई और वो रिकग्नाइज हो रही है। आशा करता हूँ कि अवार्ड में हर साल जीतूं और अच्छा काम करता रहूं और आप लोग का प्यार मिलता रहे इस प्रकार। करण, SR के, अक्षय सर सब मंच पे थे और उस वक्त आपको award जी, दिया गया। सबसे खास बात मुझे लगता है मैं 2 अवार्ड जीता हूँ आज। एक अवार्ड ऑफ कोर्स द ब्लैक लेडी इन माय हैंड्स एंड द अदर वन वाज शेयरिंग द स्टेज विद 3 लेजेंड्स। सो मुझे लगता है कि सपना ही चल रहा है, अभी भी कोई आके उठाना दे मुझे। इस स्पेशल मोमेंट पर टाइम्स ग्रुप के MD विनीत जैन भी रेड कार्पेट पर मौजूद थे। उन्होंने 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह के बारे में बात की और गुजरात सरकार के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। How are you feeling hosting this yet another big film festival? I'm very excited and I'm thankful to the Gujarat government for hosting us once again. This is a special year because it's the 70th year of Filmfare Awards. ये अवार्ड नाइट बॉलीवुड की पूरी चमक का जश्न था। नई आवाजें, नई सोच के साथ जिसका फ्यूचर आने वाले दिनों में काफी ब्राइट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। In association with इंडियन पिकल बॉल लीग की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। टाइम्स टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन ने फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी के दौरान इसके लोगो का अनावरण किया। पिकल बॉल दुनिया में सबसे तेजी से उभरते खेलों में से एक है। इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन ने PWR इंडिया को इंडियन पिकल बॉल लीग शुरू करने के लिए अधिकृत किया है। Times Group MD Mr. Vineet Jain to join us on stage. Please put your hands together as Mr. Vineet Jain, the Managing Director of the Times Group, unveils the Indian Pickleball League logo. Whoa. पिकलबॉल दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते खेलों में से एक, अब बड़े लीग में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत में बड़ी तेजी से पिकलबॉल का चलन बढ़ रहा है। चाहे किसी भी उम्र के लोग हों, ये हर वर्ग में पॉपुलर होता जा रहा है। इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन ने PWR इंडिया को इंडियन पिकलबॉल लीग शुरू करने के लिए अधिकृत किया है। ये खेल को समर्पित देश की पहली फ्रेंचाइजी बेस्ड नेशनल लीग होगी और इस मुहिम की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि द टाइम्स ग्रुप कर रहा है, जिसे इस प्रतिष्ठित लीग की मेजबानी करने का अधिकार मिला है। Managing Director of the Times Group unveils the Indian Pickleball League logo. अहमदाबाद में आयोजित शानदार फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में टाइम्स ग्रुप के MD विनीत जैन ने आधिकारिक तौर पर इंडियन पिकलबॉल लीग के लोगो का अनावरण किया। So
So what do you have to say on the big pickleball reveal also, sir? I'm very excited because we are the only official Indian pickleball league in India. So we are looking at many of the celebrities and prominent personalities also venturing into the same pickleball field. What do you have to say on that? How big it is getting? Yeah. Well, pickleball is very popular among celebrities and the common man actually. So it's going to become very big. It's already the fastest growing sport in the world as well as India. So what are you looking at as far as in the future of pickleball now is concerned? Well, I think it's going to grow more than 10 times. In fact, I'm quite surprised. Guess which state is got the maximum pickleball courts? You tell. Gujarat. Oh, lovely. So that's a perfect combination that we're looking at. Gorgeous Gujarat and also... Yeah, I mean, I think Gujarat is very trendy. They know how to capture all the new trends. It's the home state of our Prime Minister, Mr. Modi. And Gujarat has, I think, almost 500 pickleball courts. पिकलबॉल रेवोल्यूशन आ गया है तो भारतीय खेलों में एक नए चैप्टर के लिए आप सब भी तैयार हो जाइए। नमस्कार, ET नाउ स्वदेश SBI लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे, मेरे साथ है सृष्टि शर्मा और दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम। भारतीय बाजार के लिए सोमवार की सुबह कैसी होगी? बाजार खुलने के साथ साथ का मोमेंटम बेस्ड कामकाज दिखेगा? फेस्टिवल धूम नजर आएगी भारतीय बाजार में, या फिर ग्लोबल सेटअप से जो थोड़ा फ्रिक्शन है उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट हम देखेंगे? इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश लगातार जारी है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से एम्प्लॉयड ओपन इंडिकेशंस में बिकवाली है। सोने चांदी की चाल पर लगातार नजर रखिएगा जरूर, बिकॉज मार्केट्स में अगर वॉलिटिलिटी है तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड सिल्वर पर फोकस रहेगा। वैसे भी गोल्ड सिल्वर नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर हर दिन हम देख रहे हैं। MCX पर चांदी में करीब 4,700 रुपए की तेजी है और इसी तरह गोल्ड में भी हम देख रहे हैं MCX पर मजबूती के साथ करीब 1,900 रुपए की तेजी वहां पर भी नजर आ रही है। 1,23,000 के पार पहुंचता हुआ सोना। लेकिन चलिए, बुलेटिन में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स लगातार एक एक कर जुड़ रहे हैं। सौमिल मेहता मेरा एसेट शेयर खान से हमारे साथ हैं ही, लेकिन बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू। पेशेंटली समय लेकर हमारे साथ वेट करने के लिए, आपके सवाल तक हम पहुंचे तब तक वेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विथ, अब बाजार खुलने ही वाले हैं 10 से 12 मिनटों में। नए हफ्ते की शुरुआत हम कर रहे हैं, प्री दिवाली वीक है ये। सो लेट मी गिव यू अ प्लेन कैनवस एंड पेंट इट फॉर अस। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी आपका, आपको, सृष्टि जी को, सोमिल जी को और हमारे मित्र अभिषेक को और ET नाउ स्वदेश को त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से और सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते तो हो सकता है उनका निवेश हो। तो त्योहारों का मौका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी ET नाउ स्वदेश के दर्शकों की सेहत अच्छी रहे। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, भगवान श्री शंकर से यही प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहे। जहां तक बाजार का सवाल है, मुझे लग रहा है कि आखिरकार हम एक नया सर्वोच्चम स्तर बहुत जल्द देख पाएंगे मानसी। हाँ, हो सकता है कि क्योंकि हमने इतना ऊपर के तरफ का दायरा तय किया है तो छोटी मोटी मुनाफा वसूली बाजार में आ सकती है। और ये जो नया स्तर हम छुएंगे उसका बहुत बड़ा योगदान जो है मानसी, ये दूसरी तिमाही के नतीजे और आने वाले समय में सरकार के तरफ से नीतियों में जो बदलाव हो रहा है उसके आधार पर होगा। छोटा मोटा करेक्शन आता रहेगा, लेकिन अगर आपके पास लंबी अवधि का नजरिया है, बने रहे। क्षेत्रों के आधार पर हमें लगता है वित्तीय क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान देगा, वहां पर नतीजे सबसे बेहतर आने की उम्मीद है आंकड़ों के आधार पर। और अगर बहुत जल्द अमेरिका और भारत के बीच में जो मतभेद है ट्रेड टैरिफ को लेकर के, वो अगर सुलझ जाता है और 50 से लेकर के 25% पर टैरिफ आ जाके खड़ी रह सकती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से बदलाव होगा हमारे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और शेयर बाजारों के लिए।
राइट तो चलिए फिलहाल ये नज़रिया मार्केट्स पे आता हुआ गौरांग जी का, पर इस बीच हमारे साथ शिवांगी शारदा भी जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। जी हाँ, त्योहारों का सीज़न तो चालू हो चुका है, पर शिवांगी सबसे पहले आप बताइए कि आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, क्योंकि मार्केट्स थोड़े से वीकर नोट पे खुलने की तैयारी में है, देखते हैं कहाँ सेटल होते हैं वो, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रह सकता है। शिवांगी, आपकी पिक्स आज की। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। और हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल संकेत के कारण हम इफेक्ट जरूर होंगे, बट ओवरऑल कुछ पॉकेट्स है जो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे मेरा सबसे पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा बीएसई पर। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले लगभग 6 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, एंड ओवरऑल भी हमने देखा है कि इसमें एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, तो पूरा मोमेंटम बना हुआ है। इस स्टॉक ने अपने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो वीकली बेसिस पे उसको नेगेट करते हुए दिखाया, और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक निकलते हुए नजर आया है, तो यहाँ पे फोकस रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है बीएससी में 2450 के लिए हम यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे। नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस है वो 2350 का लगाना। पचास का स्टॉप लॉस होना चाहिए बीएसई को लेकर शिवांगी की ये राय। आज हम देखेंगे कि कच्चे तेल में जो कमजोरी आई है, तो जो क्रूड वाले जो शेयर्स हैं ना वो भी फोकस में रहेंगे, और दोनों जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो भी कंपनीज होती हैं फोकस में रहेंगी। हो सकता है कि ओएनजीसी पर, ऑयल इंडिया पर आप थोड़ा सा प्रेशर देखें, लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, वहाँ पर थोड़ी तेज़ी आपको दिखाई दे। सोमिल जी, एक व्यू आपसे इसी पर चाहिए। आईओसी, बीपीएचपी चार्ट के हिसाब से आपको कहाँ पर ज़्यादा बेहतरी दिख रही है, और किसी को अगर ट्रेड लेना हो तो आप क्या सलाह देंगे? In the medium term outlook, definitely positive. There's no doubt about it. BPCL मेरा preferred pick रहेगा, लेकिन BPCL में गिरावट में खरीदारी करें। मुझे लगता है कि नीचे में 330 का बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है, वहां पे एक खरीदारी के मौके बनते हैं। उस लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपर में मैं समझता हूँ कि 360, 370 तक ये स्टॉक जा सकता है। दिस इज अ शॉर्ट टर्म आउटलुक। मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि ऊपर में 380, 400 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, तो बीपीसीएल वुड बी माय प्रेफर्ड पिक इन दिस पैक। स्टॉप लॉस क्या होगा सोमिल? स्टॉप लॉस नीचे में अगर आप रखना चाहे तो इन द शॉर्ट टर्म 322 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वो एक बहुत ही क्रूशियल स्विंग लो है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे ये स्टॉक जाएगा। ठीक है, 322 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। वैसे आपको आज पॉजिटिव शुरुआत करते हुए शेयर दिखाई देगा, 340 रुपए के आसपास खुलेगा, 322 का स्टॉप लॉस होगा, और आगे की चाल भी तय करेगा। 360, 370 तक जाने का दमखम ये रखता है। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुझारे। हरीश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। आप बताइए, आपने आज के सत्र के लिए हमारे दर्शकों के लिए कौन से शेयर चुने हैं, कहाँ आपका कन्विक्शन है? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, बिल्कुल सारे पैनलिस्ट को भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल मार्केट्स में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है। मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स है आज के लिए। पहला स्टॉक रहेगा इटर्नल में। अगर इटर्नल में देखा जाए तो लगातार एक कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम का पैटर्न फॉर्मेशन के साथ चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से एक बार देखने मिल सकती है। अगर थोड़ा डिप भी मिलता है, लगता है कि मुझे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में टारगेट्स रहेंगे 372 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करने हैं 338 में इटर्नल में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मैक्स एस्टेट। पर मैक्स एस्टेट में देखा है तो बिल्कुल यहाँ सपोर्ट्स के साथ से बाउंस बैक देखते हुए नजर आ रहा है, और 200 डे मूविंग एवरेज क्लियरली क्रॉस होते हुए क्रॉस हो रहा है, तो करंटली उस पर मैक्स एस्टेट भी बाय करने की राय है। ऊपर के वो टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए बनेंगे 500, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 460 का। ठीक है, ये 2 शेयर होंगे हरीश जी के रडार पर। इटर्नल पर भरोसा है, 372 रुपए के टारगेट, 372 तक इटर्नल जाएगा, यानी कि नए हाइस पर के ऊपर जाके नई चाल दिखानी पड़ेगी इसको। 338 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के इटर्नल के शेयर में चलिए। और जो दूसरा शेयर है हरीश की तरफ से, वो है मैक्स एस्टेट्स।
₹500 का टारगेट, फिलहाल ₹450 के भाव हैं, ₹460 का स्टॉप लॉस, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी ये आकर्षक दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और शेयर आज फोकस में रहने वाला है, वो है वोडाफोन आइडिया का। देखिए 2-3 बार तो इसकी सुनवाई टल चुकी है, आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले को लेकर सुनवाई है और जो डीओटी ने जो डिमांड नोटिस दिया था 9,450 करोड़ रुपए का, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने, उसको चुनौती दी थी वोडाफोन आइडिया ने और ये भी कहा था कि कैलकुलेशन वगैरह में रियायत दी जाए, क्योंकि फिर वो कंपनी को सस्टेन करना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस खबर पर पहले जानकारी ले लेते हैं कि क्या दलीलें थी कंपनी की और उसके बाद इस पर व्यू भी लेंगे गौरांग सर से। फिलहाल हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या पक्ष है वोडाफोन आइडिया का और क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होने वाली है, क्या रियायत की संभावना बन रही है वोडाफोन आइडिया के लिए? सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन आइडिया की फ्रेशली जो नई याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई 13 अक्टूबर यानी मंडे को कर सकती है। अपनी नई याचिका में वोडाफोन आइडिया ने जो एडिशनल एजीआर डिमांड है उसको चैलेंज करते हुए ये अपील की है कि इसका रिकैलकुलेशन किया जाना चाहिए, रीअसेसमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऐसा है जो ऑलरेडी सेटल किया जा चुका है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने वोडाफोन आइडिया से एडिशनल एजीआर ड्यूज जो कि तकरीबन 9,450 करोड़ रुपए का है, इसकी डिमांड रेज करी है और मार्च से जो एजीआर ड्यूज हैं वो कंपनी को पे करना शुरू करना भी पड़ेगा। लिहाजा उसकी मुश्किलें, वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें लगातार गहराती जा रही हैं। अपनी इस प्ले में वोडाफोन आइडिया का कोर कंटेंशन यह है कि इस 9,450 करोड़ रुपए में से 5,606 करोड़ रुपए ऑलरेडी सेटल किया जा चुका है, जो कि वित्त वर्ष 2017 के लिए है। ये अमाउंट ऑलरेडी सेटल्ड है और ये सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2020 के आदेश के अनुरूप है, लेकिन इसके रीअसेसमेंट की भी अपील इस याचिका में की गई है। इसके साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया ने यह भी तर्क दिया है कि कंपनी वैसे ही वित्तीय संकटों के दौर से गुजर रही है, ऐसे में किसी भी प्रकार की नई लायबिलिटी अगर कंपनी पर लगाई जाती है तो उसकी कोर एग्जिस्टेंस पे काफी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और कंपनी को सस्टेन करना काफी चैलेंजिंग बन जाएगा। लिहाजा ये प्ली या ये याचिका की सुनवाई वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत अहम रहेगी। 2 सदस्यीय बेंच इसकी सुनवाई कर रहे हैं, जिसको लीड कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश BR गवई, और इसमें केंद्र की तरफ से यह भी कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए सरकार अपने हिसाब से भी रेजोल्यूशन देख रही है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई अक्टूबर 6 को जब हुई थी तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ही इसमें अतिरिक्त मोहलत की मांग करी थी, यानी इसको डेफर करने की बात कही थी, जिसको अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन आगे की तारीख देते हुए अगली सुनवाई की तारीख अक्टूबर 13 तय की थी। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही एक अहम सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। एक राय आपसे जानना चाहेंगे इस पर गौरांग सर। बड़ा ही विचित्र मामला है, एक तरफ सरकार कह रही कि नहीं आपको बकाया देना ही पड़ेगा, दूसरी तरफ सरकार की हिस्सेदारी भी है, 49% मेजॉरिटी स्टेक है। अच्छा ये देखिए तस्वीरें टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे और आज टाटा कैपिटल की लिस्टिंग होने वाली है। 15,500 करोड़ रुपए के आसपास का ये IPO था। अच्छा रिस्पांस ठीक ठाक मिला, हालांकि लिस्टिंग पर कोई ज़्यादा सरप्राइजेस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो इशू प्राइस है उसी के आसपास हम लिस्टिंग की उम्मीद करके चल रहे हैं। तो ये लिस्टिंग को लेकर एक भव्य तैयारी की गई है। आपको दिखाई दे रहा होगा NSE के MD एंड CEO इसमें आशीष चौहान भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये तस्वीरें इस खास मौके पर टाटा ग्रुप के जो बड़े अधिकारी हैं इंक्लूडिंग N चंद्रशेखरन वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन फटाफट एक व्यू चाहिए, छोटा सा संक्षेप में आंसर चाहिए गौरांग भाई। कंपनी रियायत की मांग तो कर रही है, लेकिन क्या आपको इंटेंट भी दिख रहा है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, यानी कि बिरला ग्रुप की तरफ से और वोडाफोन PLC की तरफ से? सरकार तो इसमें मुझे लगता है कि एक फंसी हुई चीज है। अभिषेक भाई देखिए, जब भी कोर्ट कचहरी का मामला आता है ना, खास करके भारत में, तो मेरा ये मानना है कि पहले तो आपको सावधान रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वोडाफोन के बैलेंस शीट में है क्या कि आप शेयर में निवेश की विचारधारा रखेंगे? मुझे ये बताइए आप। महीने दर महीने उपभोक्ता की संख्या कम हो रही है, टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी पिछड़े हुए हैं। हमारा मानना है कि भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट के तहत आता है, और एक नाम है, हालांकि हमारी कवरेज नहीं है लेकिन एक सिर्फ नाम, क्योंकि एक टेलीकॉम का आपने जिक्र किया है, एक नहीं 2 नाम है जो कि योगदान देते हैं। 2 में से एक पर कवरेज है, वो है टाटा कम्युनिकेशन, और चौथा नाम है भारतीय एक्साकॉम। आप देखिए अभिषेक भाई, मेरे ख्याल से 700 के आसपास IPO आया था
1700 के पास जाकर के खड़ा है भारतीय हेक्साकॉन। तो अगर आपको निवेश करना ही है तो अच्छी कंपनियों में कीजिए। आप प्रश्न चिन्ह इतने सारे लगे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है, वोडाफोन में मतलब मुझे नहीं देख, कवरेज तो नहीं है इसलिए विशेष रूप से टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए। जी ठीक है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए। और बुक्स में ऐसे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है वोडाफोन आइडिया की, इसके चलते ही ये व्यू है गौरांग सिंह का। चलिए, बाजार की शुरुआत हो गई है और जैसे कि आसार थे वैसे ही शुरुआत हुई है, लेकिन हमने कहा था कि हो सकता है कि कमजोर शुरुआत के बाद बाजार रिकवर करने की कोशिश करें। गैप डाउन ये एक अपॉर्चुनिटी में भी बदल सकता है। और आप देखिए 100 अंक नीचे खुलने के बाद निफ्टी की गिरावट कितनी रह गई है, सिर्फ 40-50 अंकों के आसपास की रह गई है और बाजार खुले बमुश्किल 30 से 40 सेकंड के आसपास का समय समय रह गया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 85 अंकों की गिरावट, हल्की गिरावट वहां पर है। निफ्टी की बात करें तो 50-60 अंकों की गिरावट निफ्टी में है। 0.25% के आसपास की नरमी निफ्टी में है, लेकिन उससे थोड़ा बेहतर हम कहेंगे निफ्टी बैंक दिखाई देगा, हालांकि कमजोर है। रिलायंस 0.5% कमजोर, बाजार पर प्रेशर बनाने का दमखम रिलायंस रखता है। SBI थोड़ा सा कमजोर, क्योंकि हमने देखा था कि ये शेयर चला था शुक्रवार को, आज थोड़ी सी नरमी है। HDFC बैंक की बात करें, एक और बड़ा बैंक, आप देखिए वहां पर भी नरम शुरुआत हुई है। तो अगर ये जो दिग्गज हैं HDFC बैंक, रिलायंस, SBI, अगर ये नरम है तो फिर बाजार ऊपर जाने में थोड़ा दम दिखाना पड़ेगा बाकी स्टॉक्स को। ICICI बैंक में 0.25% के आसपास की तेजी पर हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। एक बार एक काम करते हैं कि इंडेक्स को सेटल हो जाने देते हैं, थोड़ा सा समय ले लेते हैं और उसके बाद इस पर लौटेंगे। फिलहाल निफ्टी की जो गिरावट है वो 90 अंकों के आसपास की है और निफ्टी बैंक भी लगभग उतना ही नीचे आपको दिखाई देगा। सेंसेक्स की गिरावट जो है वो करीब 300 अंकों की, 0.5% से भी कम। लेकिन निफ्टी में इस वक्त जो चिंता की बात है वो ये है कि एक भी शेयर 1% ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर कौन सा शेयर है? आयशर 0.5% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल 0.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल का भी जिक्र किया गौरांग भाई ने, 0.5% ऊपर, ये भी आपको दिखाई देगा। इसके अलावा एशियन पेंट्स को लेकर खबर आई, कुछ मिडिल ईस्ट में इन्होंने जॉइंट वेंचर में अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, ये आपको 0.5% ऊपर दिखाई देगा। मारुति सुजुकी में 0.25% की तेजी और उतनी ही तेजी है ICICI बैंक में। निफ्टी की गिरावट हो गई है 100 अंकों से थोड़ी सी ज्यादा की, निफ्टी बैंक भी है करीब 110 अंक नीचे। कमजोरी कहां पर है? कमजोरी आप देखेंगे ONGC में, क्योंकि क्रूड नरम पड़ा है और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर है कि ONGC ऑल इंडिया में फिर थोड़ी सी कमजोरी आनी ही थी। 1.5% नीचे ये है। BL में 1.5% की कमजोरी। इन्फोसिस आज कमजोर हो रहा है, करीब 1.25% के आसपास की नरमी है। SCL टेक भी कमजोर है, आज तो नंबर पर नजर भी रहेगी SCL टेक के। तो दो क्रुशल IT वाले शेयर कमजोर हैं। विप्रो में भी कमजोरी है 1% के आसपास की। तो IT और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सेलेक्टिव कंस्ट्रक्शन और कुछ बैंकिंग वाले शेयर इंक्लूडिंग एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के लिए एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज आई थी। एक्सिस बैंक 1% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा इस वक्त। तेजी कहां पर है? वायदा में MCX 1.5% ऊपर है, जो तेजी है पिछले हफ्ते की उसको और एक्सटेंड कर रहा है। RBL बैंक में 1% की तेजी है। इंडिगो 1% ऊपर करीब ये कारोबार कर रहा है। इंटरग्लोब एविएशन एक छोटा सा, इनको एक रेगुलेटरी एक चीज भी आई थी, उसके आगे हम बातचीत करेंगे। 1% फिलहाल ऊपर ये कारोबार कर रहा है। तो ज्यादा एक्शन स्टॉक्स में फिलहाल अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो आपको दिखाई नहीं देगा। डिक्सन टेक करीब 2% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, ये वो शेयर है। कुछ और बड़े शेयरों की तरफ जरा नजर डालते हैं, देखते हैं कि कहां पर बड़े मूव्स हैं। अवंती फीड करीब 3% ऊपर है। टाटा केमिकल हम देख रहे हैं कि 925 रुपए का भाव है, 2.5% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। फोर्टिस हेल्थ में थोड़ी तेजी है। इंटरग्लोब की तेजी थोड़ी सी बढ़ रही है। तो चढ़ने वाले शेयरों में कोई बहुत ज्यादा जोश नहीं है। रेडिंगटन में करीब 3.25% के आसपास की गिरावट है। टाटा कॉम 2% नीचे है। वेल्सपन कॉप में 2% के आसपास की गिरावट है। डिक्सन 2%, क्योंकि पिछले हफ्ते की हमने तेजी देखी थी डिक्सन वगैरह में। मेट्रोपोलिस भी चला था, वहां पर भी थोड़ी सी नरमी आ रही है। तो बाजार में क्या है ना कि प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है, ऐसी कोई बिकवाली या फिर ऐसी कोई चिंता नहीं है। थोड़ी थोड़ी जहां पर शेयर तेजी से भागे हैं वहां पर जो निवेशक, जो ट्रेडर हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे हैं और चर्निंग भी बाजार में हमें होती हुई दिख रही है। निफ्टी की जो गिरावट है 70 अंकों के आसपास की है और निफ्टी बैंक की 100 अंकों के आसपास की। ज्यादा कोई वहां से उस फ्रंट पर टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार जरा देखते हैं कि इंडेक्स का कैसा सेटअप है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो
कंजम्पशन, मीडिया में हल्की तेजी है। बाकी सारे के सारे जो सेक्टर इंडेक्स हैं वो कर रहे हैं गिरावट पर कारोबार। निफ्टी पीएससी 0.25% कमजोर, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, मेटल, आईटी आधे से 0.25% के आसपास की नरमी पर ही कारोबार कर रहे हैं। लेकिन गौर कीजिएगा जरा इंडिया विक्स पर, करीब करीब 10% का उछाल है। 11 का इंडिया विक्स आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा तो चीन के संदर्भ में है, लेकिन भारत के साथ भी डील हुई नहीं है, तो ये एक तनाव बन जाता है। और हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में भी काफी तेज उछाल है, रिबाउंड आ रहा है, सेफ हेवन डिमांड लौटी है। और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कहीं ना कहीं जो थोड़ी जो टेंशन है उसके चलते क्रूड नरम पड़ा था, इसके चलते आप इंडिया विक्स में उछाल देख रहे हैं। करीब 10-11% का 11 के ऊपर इंडिया विक्स नजर आएगा और उसके चलते निफ्टी बैंक पर प्रेशर, लेकिन प्रेशर कोई ज्यादा नहीं है। 25,200 को निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और 56,500 के आसपास है निफ्टी बैंक। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपके लिए कहां पर है ओपनिंग ट्रेड के शानदार मौके। ग्लोबल मार्केट से भी हमने देखा था आज सुबह वॉलेटाइल क्यूज थे, उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट आना ही था। भारतीय बाजार पर डाउन ट्रेंड्स के साथ शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन ये इंडिया विक्स में इतना बड़ा स्पाइक क्यों है, इस पर नजर रखनी चाहिए। वॉलेटिलिटी का फियर इंडिकेटर में 11% का स्पाइक है, तो एंटिसिपेटेड है कि यहाँ से फर्दर वॉलेटिलिटी जो है वो और ज्यादा हावी हो सकती है। लेकिन चलिए बाजार की इस शुरुआत को हमारे एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं वो भी समझते हैं। 56,500 के लेवल्स के इर्द गिर्द करीब 100 अंकों की बिकवाली पर बैंक निफ्टी में भी कामकाज हम देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में भी वॉलेटाइल यहाँ पर एक्शन है। लेकिन चलिए आज के खिलाड़ी स्टॉक कौन से हैं और साथ ही फिसड्डी स्टॉक कौन से। अवंती फीड्स है आज का खिलाड़ी स्टॉक, करीब 4% की बढ़त के साथ ओपनिंग का खिलाड़ी। इस लिस्ट में हमने अवंती फीड्स को एड अप किया है। 668-669 के लेवल्स पर ये स्टॉक कामकाज करता हुआ करीब 4% की बढ़त है और ये बढ़त के साथ आगे रिविजिट भी करेंगे और एक्सपर्ट से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ओपनिंग के फिसड्डी स्टॉक पर भी गौर कीजिएगा। रेडिंगटन को ओपनिंग के फिसड्डी की लिस्ट में ऐड किया है। आज के लिए हमने बिकवाली का दबाव है और गिरावट गहराती हुई करीब 4% की तेजी, जितनी तेजी अवंती फीड्स में थी उतनी गिरावट रेडिंगटन में आप पाएंगे। करीब 4% की बिकवाली वहां पर नजर आ रही है। तो ओपनिंग का खिलाड़ी अवंती फीड्स और ओपनिंग का फिसड्डी रेडिंगटन। सीधा शिवांगी शारदा के पास चलते हैं, जानते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग शिवांगी, कैसे देख रही हैं बाजार की शुरुआत को आप, और शुरुआत में आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। तो बाजार की ओपनिंग के लिए आज मैंने चुना है इंडिगो का स्टॉक। ये स्टॉक में हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 8 दिनों से बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव और फिर उसके बाद अब पिछले 3 दिनों से लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिली है। स्टॉक में अब एक अच्छे RSI भी प्लेस्ड है और अपने 50 डेमा के ऊपर अब ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 5780 का, वो अब सरपास करते हुए अब स्टॉक कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है उसके ऊपर। फेस्टिविटी के अराउंड हम देखते हैं काफी एक ट्रैवल में बूम भी देखने को मिलती है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से इन क्वार्टर्स में भी एक अच्छे वेकेशन और वेडिंग टाइम के आफ्टर मैथ देखने को मिलते हैं, तो काफी अच्छे रहेंगे स्टॉक के लिए। तो 6050 के एक टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी की सलाह कर रहे हैं 5730 के एक स्टॉप लॉस के साथ। इंटरग्लोब एविएशन करीब 1.5% की तेजी 5818 के लेवल्स पर, यहाँ से भी फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। ओपनिंग ट्रेड पहला शिवांगी शारदा की तरफ से। सौमिल आप बताइए आपकी तरफ से आज के लिए ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मेरे लिए जो ओपनिंग ट्रेड था वो इंडिगो ही था, लेकिन मैंने चेंज करके अब एम्बर एंटरप्राइज कर दिया है। एम्बर एंटरप्राइज में कुछ समय से ये कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि अब ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। ग्रेट सेटअप 20 डेली मूविंग एवरेज 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें 8140 पर, और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो 8450 का रहेगा। लगातार मोमेंटम रहता है स्टॉक में और काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स भी स्टॉक ने दिखाए हैं। 8277 के लेवल्स पर हैं एज ओपनिंग ट्रेड सौमिल की तरफ से। हरीश गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे?
गुड मॉर्निंग मानसी जी, बिल्कुल आज के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है और कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि जिस तरीके से रैली हमने पिछले 1-2 हफ्ते में देखने मिल रहा है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। और मेरा स्टॉक रहेगा आज के लिए बजाज ऑटो में। अगर देखा है तो बजाज ऑटो में एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था लास्ट कुछ दिनों से, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली आज एक ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल और एक्सटेंड हो सकता है ऊपर की ओर, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 9500 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर टारगेट्स। तो उसी के लिए करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं बजाज ऑटो, और मुझे लग रहा है कि 9500 का इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 8900 का। आज ऑटो सेक्टर लगातार फोकस रेडार पर एक्सपर्ट्स के भी हैं, और हो भी क्यों ना फेस्टिवल डिमांड का एक बूस्ट तो यहाँ पर मिलेगा ही। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से ही ऑटो सेक्टर एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस न्यूज़ फ्लो का रहा, और इसी लिस्ट में बजाज ऑटो पर भी नजर रखें, करीब 1% की बढ़त है। 9000 के लेवल्स के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यहाँ से फर्दर 9500 के टारगेट्स भी देखे जा रहे हैं। 8900 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। गौरांग सर, आप बताएं बाजार की इस शुरुआत को आप कैसे देखते हैं, और ओपनिंग में क्या एडवाइस होगी हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को? तो मान जी, जैसे मैं टिप्पणी कर रहा था कार्यक्रम की शुरुआत में, पहले तो आपसे और सभी से क्षमा चाहूंगा क्योंकि थोड़ा विलंब से आज मैं जुड़ा। ट्रैफिक बम्बई का हाल तो आपको पता ही है, किस तरीके की परिस्थिति है। जितना जल्दी निकलो उतना ही लेट होता है। बाजार में अगर आपको निवेश करना है तो मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट एक ऐसा क्षेत्र है जो मुझे काफी पसंद आता है। और वहां पर एक कंपनी है जो खबरों में भी है, कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स मैनेजमेंट लिमिटेड। मेरे ख्याल से कुछ स्प्लिट और बोनस की भी बातें हैं यहाँ पर। तो कैम्प्स में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, और मेरे ख्याल से आपके सहयोगी सृष्टि को ज्यादा भूख लग गई है, कुछ खाया नहीं है सुबह से लगता है उन्होंने। ठीक है, चलिए ये राय हो गई। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों का ज़रा रुख करते हैं, और हम देख रहे हैं कि जो एक्सचेंज वाले जो शेयर्स हैं ना, बीएसई वगैरह पर तो हम राय लेते ही रहते हैं। एमसीएक्स भी लगातार फोकस में है। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है जो म्यूचुअल फंड का जो काम करती हैं जो कंपनीज। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जियो ब्लैक रॉक ने एक नया फंड भी लॉन्च किया था। आज हम देख रहे हैं कि यूटीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, इन दोनों के दोनों शेयरों में आज तेजी हमें देखने को मिल रही है। शिवांगी, कहीं कोई ट्रेडिंग के मौके आपके हिसाब से बन रहे हैं दोनों शेयरों में? जी बिल्कुल, बैंकिंग स्टॉक्स तो इस पूरे रैली में आउट परफॉर्म करते हुए दिखे हैं, और हमने देखा है कि हेवी वेट्स में काफी एक अच्छी कमबैक देखने को मिली है आज। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी थोड़े बहुत एचडीएफसी बैंक जो कंसोलिडेट कर रहा है उसका एक इफेक्ट है, बट एचडीएफसी बैंक और एसबीआई दोनों ही काफी बेहतरीन तरह से प्लेस्ड है। अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो एचडीएफसी बैंक जो है वो बेटर प्लेस्ड है, बट मोमेंटम की बात करें तो एसबीआई यहाँ पे एक बेटर प्रेफर्ड पिक रहेगा। तो मोमेंटम के लिहाज से ट्रेडिंग के लिए एसबीआई के हम नजर रख सकते हैं राउंड अबाउट इमीडिएटली 900 तक के टारगेट्स, और फिर पोजिशनली अगर हम बात करें तो 915 तक के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, बट इमीडिएट बेसिस पे 900 का एक टारगेट्स रहेगा, वो अहम रहेगा। सपोर्ट के तौर पे 865 का एक सपोर्ट है, उसको ट्रेल करते रहे आगे की तरफ। 865 का स्टॉप लॉस है एसबीआई के लिए, इसको आप ट्रेल करते हैं। लेकिन शिवांगी, मैंने ना एएमसी स्टॉक्स के बारे में व्यू आपसे जानना चाहा था। एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, ये दोनों के दोनों शेयरों में तेजी है। अब आपने चूंकि बैंकिंग पर राय देना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, ये टॉपिक भी कवर हो ही जाए। एएमसीज में भी कोई पसंद आपको शेयर आ रहा है? एचडीएफसी एएमसी में भी एक अच्छा एक मोमेंटम है। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो ये स्टॉक पिछले 13 हफ्तों से कंसोलिडेट करते हुए दिखा है हायर जोन्स पर, बट डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो मोमेंटम हल्का सा मिसिंग है। तो पोजिशनली स्टॉक काफी अच्छी तरह से प्लेस्ड है, बट डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि 5650 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए नजर आता है तो ही हमें यहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढने हैं, और इस थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक अच्छी मोमेंटम बन रही है, बट फॉलो अप मिसिंग होने के कारण एक क्विक अपस्विंग यहाँ पे कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें और 5650 के ऊपर क्रॉस एंड होल्ड करने का वेट करें एचडीएफसी एएमसी पर।
चलिए ये राय HDFC AMC पे आज लगभग 2.5% की तेज़ी आप इस पर्टिकुलर काउंटर में देखेंगे। पर BLS इंटरनेशनल ये काउंटर पर एक बार फोकस डालते हैं क्योंकि MEA ने इनको फ्यूचर टेंडर्स अगले 2 साल के लिए उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। कुछ एक एलिगेशंस लगाए गए थे, कुछ एक कोर्ट केसेस चल रहे थे जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। इसके बारे में कंपनी ने खुद एक्सचेंजेस के ज़रिए जो है बताया है और यहाँ पर लगभग 12% की गिरावट आप अभी देख रहे हैं। जी हाँ, निचले स्तरों से थोड़ा स्टॉक ज़रूर रिकवर करता हुआ दिखा है। लगभग 16% की गिरावट हमने एक समय पे देखी थी, पर हल्का सा रिकवर ज़रूर हुआ है। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि जो ऑलरेडी टेंडर्स चल रहे हैं उसमें फ़िलहाल कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो शायद उसको लेकर हल्की रिकवरी, पर हाँ एक मेजर नेगेटिव BLS इंटरनेशनल के लिए। हालांकि मार्केट्स में भी थोड़ी सी गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। निफ्टी बैंक लगभग 200 अंकों की गिरावट और लगभग 90 अंकों की गिरावट आप फिलहाल निफ्टी 50 में देख रहे हैं। गौरांग जी, आपके पास आना चाहूँगी सबसे पहले तो। जी हाँ, दिन थोड़ा जल्दी शुरू होता है तो इसीलिए इतना न्यूज़ फ्लो रहता है कि हम कभी कभी यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। पर गौरांग जी, आपसे राय एक बार टाटा मोटर्स पे चाहिए क्योंकि आज एक अहम दिन है टाटा मोटर्स के लिए। रिकॉर्ड डेट कल है। किसी को CV बिजनेस PV दोनों में ही अपना एक्सपोजर रखना है तो आज ही के दिन उनको शेयर लेना होगा। आप कैसे देख रहे हैं उसकी पूरी वैल्यूएशन और क्या लोगों को आगे बढ़कर टाटा मोटर्स आज खरीदना चाहिए? सृष्टि जी, सिर्फ आप ही नहीं, मेरे से भी ये गलतियां हो जाती है। मैं भी काफी जल्दी निकल जाता हूँ घर से, तो घर से थोड़ा बहुत कुछ पार्सल आ जाता है नाश्ते के रूप में, तो शो करते करते हमारे से भी ऐसा हो जाता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आखिरकार अगर पेट में खाना होगा तो हिम्मत होगी और ताकत होगी आगे बढ़ने के लिए। तो हमसे भी ऐसे त्रुटि कभी कभी हो जाती है। जहां तक आपका प्रश्न है टाटा मोटर के ऊपर, देखिए मेरे ख्याल से काफी लंबे समय से ऑटो क्षेत्र में अगर आप देखने जाए सृष्टि जी, तो ये एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। दिक्कतें एक नहीं अनेक है। पहले तो JLR की दिक्कतें थी, फिर वो टैरिफ की आई, टैरिफ की दिक्कतें दूर हो गई तो साइबर अटैक हुआ तो फिर JLR के जो ग्लोबल सेल्स है वो बहुत नीचे की तरफ आए। हालांकि स्थानीय जो ऑपरेशन है टाटा मोटर में वो अच्छा खासा चल रहा है PV सेगमेंट में, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में JLR का मेरे ख्याल से परिस्थिति थोड़ी बहुत कमजोर है। हो सकता है कि ये जो कमजोर रुझान जो है टाटा मोटर में सृष्टि जी, ये थोड़ा लंबा चल सकता है। लेकिन अगर आपका नजरिया मेरे ख्याल से अगर 1.5-2 साल का है तो पहले तो ये जो विभाजन की आपने बात की है वो मेरे ख्याल से जल्द तारीख पे इसकी घोषणा तो हो ही गई है, लेकिन अमल में बहुत जल्द आ जाएगा। इससे क्या होगा कि कारगर रणनीति कमर्शियल व्हीकल में और पैसेंजर व्हीकल में मैनेजमेंट की तरफ से आपको आती हुई दिखाई देगी। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो अपना निवेश बना करके चले, और अगर कुछ दबाव के कारण टाटा मोटर का शेयर आपको 650 या 625 के तरफ जाता हुआ दिखता है तो आप नया निवेश भी कर सकते हैं, और अगर आपने ऊपरी स्तर पर खरीदा है तो आप थोड़ा बहुत जोड़ भी सकते हैं। ये राय आती हुई फिलहाल टाटा मोटर्स की कुछ दिक्कतें तो ज़रूर हैं, बट अगर ऊपरी स्तरों पे आपकी बाइंग है, क्योंकि कई सारे हमारे दर्शक 1000 के लेवल्स के आसपास फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो फिलहाल इन लेवल्स पे एवरेज आउट अप कर सकते हैं। पर एक और काउंटर जो कि अब बन चुका है निफ्टी का टॉप लूज़र, वो है ONGC। सौमिल, एक बार आपसे इस पे चार्ट चेक लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो हमने देखा था कि थोड़ा बहुत रीबाउंड ONGC दिखा रहा था, पर जैसा अभिषेक बता रहे थे कि कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरनाइट फ्राइडे को हमने देखा था कि लगभग 3% का करेक्शन, अभी फिलहाल थोड़ा सा रीबाउंड कर रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? ONGC बहुत समय से 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये अक्टूबर 2024 से, मतलब 1 साल से 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। क्लियर वीकनेस है। हर बार जब भी ये 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास आता है वहां से गिरावट
थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा जाता है। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि नीचे में 230 तक वापस आ सकता है, बिकॉज दैट इज अ रेंज। 260 का अपर एंड है और लोअर एंड 230 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि ये इसी रेंज के अंदर रहेगा। जब तक ये 260 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसे अवॉइड करके चलें। देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेस लाइक पहले हमने जो बात की बीपीसीएल, एचपीसीएल एंड आईओसी, ये सारे ही स्टॉक्स अप ट्रेंड में है मीडियम टर्म आउटलुक में, तो वहां पे ध्यान थोड़ा सा ज्यादा रखें। आज हम देख रहे हैं कि चांदी और सोने में अच्छी रिकवरी है और थोड़ा सेफ हेवन डिमांड है वो फिर से लौटी है। लेकिन चांदी की क्या फिजिकल में सप्लाई कम है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वायदा के डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं और इससे एक्सचेंज की डिलीवरी पर भी असर पड़ने की आशंका है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिल्वर ETF में जो खरीदारी जो लगातार जारी है उससे भी सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं, इसको जरा समझते हैं मुद्दे को, क्योंकि आप देखिए सिल्वर MCX पर करीब अब 5000 ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और फिजिकल मार्केट में अगर हम देखेंगे तो चांदी में जो प्रीमियम है वो है 25,000 रुपये तक का। तो एक दिग्गज एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय केडिया। अजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ज़रा बताइए कि ये एक मिसमैच का भी सिनेरियो हम बनते हुए देख रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला और कैसे देख रहे हैं आप इसको? अजय भाई गुड मॉर्निंग, कैसे देख रहे हैं आप इस मुद्दे को? मैं सवाल नहीं सुन पाया प्लीज। हेलो, ये जो सिल्वर के प्राइसेस में उछाल देख रहे हैं और जी जो सिल्वर के प्राइसेस में उछाल है, फिजिकल मार्केट में जो हम प्रीमियम देख रहे हैं, और ये खबर आ रही है कि फिजिकल में जो चांदी की जो सप्लाई है वो कम है, इसका असर क्या होगा आगे के प्राइसेस पर सिल्वर में? देखिए जनरली अगर हम देखते हैं दिवाली या SSC में भी होते हैं तो जनरली प्रीमियम पे भाव चलते ही हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट में भी देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं $2 डिस्काउंट, हम बोल सकते हैं स्पॉट जो है वो ऊपर चल रहा है, फ्यूचर नीचे चल रहा है। ये दर्शाता है कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। अब ये शॉर्टेजेस है 2-3 कारण से, जैसे हम जानते हैं ETF में जबरदस्त बाइंग है। डोमेस्टिक मार्केट में इस वक्त अगर मैं देखूं जो लास्ट कोट मैंने लिया था वहाँ पे 1,71,700 का भाव 999 चांदी का भाव ट्रेड कर रहा है, जबकि MCX पे भी अगर हम देखते हैं फिजिकल में फ्यूचर्स में अगर हम देखते हैं तो 1,53 के आसपास का भाव चल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा शॉर्टेजेस है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत दिवाली के चलता रहेगा कंटिन्यू, और दूसरा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स है ये कहीं ना कहीं चांदी के अंदर बाइंग कंटिन्यूअस है। यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज भी बनती है, जैसे आज अगर आपके पास फिजिकल में चांदी पड़ी और फिजिकल में अगर 18-20 हजार रुपए का आपको प्रीमियम मिल रहा है तो आप फिजिकल में देकर MCX पे अगर बाय करते हैं तो आपको ये जरूर है कि MCX आपको अश्योर करता है कि हाँ डिलीवरी मिल जाएगी। दिसंबर 5 तारीख का एक्सपायरी है, बट यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसे निकाल सकते हैं। बट जनरली हम देखते हैं कि इतना ज्यादा जो प्रीमियम 18-20 हजार का वो हमने भी कभी देखा नहीं है, बट ये शॉर्टेज का लक्षण दिखा रहे हैं। हाँ नहीं, ये साफ तौर पर, क्योंकि ये हमने भी फर्स्ट टाइम ही ऐसा सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा अब चूंकि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर गए हैं चांदी के, और ये लेकिन फिर भी 25,000 रुपये का प्रीमियम, ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला है भी। लेकिन ज़रा ये बताइए कि अब जो बहुत सारे ऐसे नए लोग भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि चांदी यहाँ से और चलेगी, क्या करना चाहिए? 1.5 लाख रुपए का भाव तो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, 1,51,341, 3.25% की जबरदस्त तेजी, एक ही झटके में 4,800 रुपए ऊपर। क्या और यहां से प्राइस अप्रिशिएट होंगे? देखिए मुझे लगता है तेजी में तेजी और दिखती है, नो डाउट हमारा भी व्यू है चांदी बहुत तेज है। हमने लास्ट ईयर जैसे 74 से देखा था जो आज 1.5 लाख के क्रॉस कर चुकी है, लेकिन एक चीज आप समझिए 1980 2011 में भी हमने $50 का लेवल छुआ था। अब मन में डर भी ये भी है कि जो रैली आई है क्या पिछली बार जैसे $50 छूने के बाद करेक्ट वैसा आएगा क्या, बट इस बार थोड़ा स्ट्रक्चरल बुल रन दिखाई दे रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड है। आज ईवीज में, सोलार में, ETFs के अंदर कंटिन्यू बाइंग चल रही है। हालांकि करंट लेवल से मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि बड़ी रैली के बाद एक टेक्निकल पुलबैक भी आ जाएगा, बट यहाँ से अगर कोई 1.5-2 साल की अवधि के लिए अगर निवेश करके चलता है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज हो गई क्योंकि वहां पे आपको रिटर्न इमीडिएटली मुझे नहीं लगता जितना हमने पास्ट में देखा है, लेकिन 2-2.5 साल का व्यू लेकर चलता है तो $70-72 का लेवल भी दिख जाएगा। बट करंट लेवल से एंटर करना
थोड़ा रिस्की रहेगा। मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा एक कूल ऑफ आए, वो एक एंट्री का अच्छा मौका रहेगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी सोने के मुकाबले मुझे चांदी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, जिस तरह से गोल्ड सिल्वर रेशियो 80 के करीब है अभी भी, तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली चांदी का अच्छा रहेगा। जी अजय भाई, एक और सिनेरियो बिल्ड हो सकता है, क्योंकि देखिए एमसीएक्स पर तो वायदा में डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं और अब चांदी के शॉर्टेज की बातचीत हो रही है। एमसीएक्स पर भी क्या आपको लगता है कि ये एक दिक्कत की बात हो सकती है? क्या वहां पर भी ये शॉर्टेज वाली सिचुएशन है और इसका असर क्या होगा? देखिए, जो एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म होता है वो एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं फिजिकल मार्केट में बहुत बार एक तरह से कोई भी ट्रेड सेटलमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था ऐसे टाइमों में। लेकिन एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है बहुत स्ट्रांग है, रोबस्ट है, तो ये मुझे लगता है ऐसा कुछ कंसर्न है। आज भी अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज जो भी मैकेनिज्म अपनाता है वो ट्रेड गारंटी लगता ही है। तो आई थिंक उसमें प्रोविजन भी बने हुए, जैसे आज हमने मॉर्निंग में देखा मार्जिन बढ़ा दिए गए हैं। उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इनकेस अगर कोई भी रिस्क रहे सिस्टम में तो उस चीज को पहले ही मिटिगेट कर दिया जाए। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर कोई डिफॉल्ट करता भी है तो वहाँ पे प्रोविजन बना हुआ है, आई थिंक 3% का पेनल्टी है। बाकी जैसे मैंने अभी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, तो इनफैक्ट एक्सचेंज के ऊपर अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखाई देती है। फिजिकल में जो आपको 18-20 हजार रुपये, 25 हजार रुपये की जो प्रीमियम्स है, अगर किसी का फिजिकल में माल पड़ा हुआ है वो ऑपरेट करके एक्सचेंज से ले, तो ही विल रेस्ट अश्योर्ड कि मुझे दिसंबर 5 तारीख को एक्सचेंज से माल मिल जाएगा। तो आई थिंक बेटर और एक्सचेंज रोबस्ट सिस्टम अपनाता है, जिसकी वजह से आई थिंक एक्सचेंज अच्छे से चल भी रहा है। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और चीज़ें थोड़ी क्लियर करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन की स्थिति थी और आगे प्राइस मूवमेंट किस तरह का होगा इसको लेकर अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। बहुत शुक्रिया, आज आपने यह समय निकाला हमारे लिए। शिवांगी, आपके पास लौटेंगे और बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ा ना स्थिरता का माहौल है। निफ्टी 75 अंक के नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 125 अंकों के आसपास गिरावट है। हालांकि एक जो चीज़ है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि 800 शेयर तेज़ी वाले हैं तो 1800 शेयर इस वक्त गिरावट वाले हैं। और इंडिया विक्स जब तक कूल डाउन नहीं होता है, शायद बाजार में हम रिकवरी लोअर लेवल से देखेंगे नहीं। 9.5% अभी भी ऊपर है इंडिया विक्स। 2 बैंकिंग शेयर्स हैं और हमने देखा कि लगातार ये ट्रेडर्स के रडार पर भी रहे हैं। आपसे व्यू चाहिए, फेडरल बैंक और आरबीएल बैंक दोनों में हमने हाल फिलहाल मोमेंटम देखा है। 200 रुपये वाला फेडरल बैंक और लगभग 300 रुपये वाला आरबीएल बैंक। दोनों में से आपको ज्यादा भरोसा कहां पर है, कहां तेजी ज्यादा हो सकती है? शिवांगी प्लीज अनम्यूट, फिर सुन पाएंगे आपको। जी बिल्कुल, मैं अनम्यूटेड ही हूँ। फेडरल बैंक की अगर हम यहाँ बात करें तो जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार पिछले 6 दिनों से एक हायर टॉप हायर बॉटम बने हैं, अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे ये स्टॉक भी काफी बेहतरीन रूप से प्लेस्ड है। दूसरी तरफ अगर हम आरबीएल बैंक की बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फेडरल बैंक, बिकॉज ये हायर जोन्स पे लगातार पिछले 15 से 16 सेशन से कंसोलिडेट करते हुए दिखा है हायर बेस पे। तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी तरह से नजर है। तो आउट ऑफ द टू एक मोमेंटम चेज करना है तो ऑफ कोर्स हम फेडरल बैंक के साथ जा सकते हैं, बट स्टेडी रिटर्न्स के लिए आरबीएल बैंक को हम नजर में रख सकते हैं। डेफिनेटली एक अच्छी तरह से वेल प्लेस्ड है। ये 300 तक की तैयारी के लिए आरबीएल बैंक में हम देख सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे, और 290 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए आरबीएल बैंक 300 तक के लेवल्स भी नज़र आ सकते हैं और शॉर्ट टर्म बेसिस सपोर्ट 290 का मेंटेन करना होगा। अच्छी मजबूती और यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है। लेकिन इसी के साथ बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक कामकाज को अगर आप देखें, वॉलेटाइल है मार्केट्स और ऑटोमोबाइल एकमात्र क्षेत्र है जहां पर हम कुछ हद तक मोमेंटम देख रहे हैं, हरे निशान के साथ थोड़ी बहुत खरीदारी देख रहे हैं। जिसके इतर लगभग सारे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव है, बीट रियल एस्टेट, एनर्जी, मेटल, आईटी, एफएमसीजी, सरकारी बैंक्स का खेमा, फार्मा, इन दिस ऑर्डर बिकवाली का दबाव देखते हुए। गौरांग सर, आपसे जानना चाहेंगे फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में आज कमजोरी का रुझान है, कमजोरी में क्या कहीं एंट्री अपॉर्चुनिटी या ओवरऑल फार्मा सेक्टर की तस्वीर आप कैसे देखते हैं? बिकॉज वॉलेटाइल मार्केट्स में एज डिफेंसिव फार्मा ने बाजार को संभालने का काम भी काफी समय किया है।
जी हाँ मानसी, और मेरे ख्याल से कुछ स्पष्टीकरण भी आया हुआ है अमेरिका के तरफ से। जेनेरिक्स दवाई है, यहाँ पर टैरिफ नहीं लगेगी। तो आपने फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स, ये 3 जो भाग है पूरे ब्रह्मांड के फार्मा के, उसकी बात की। तो मैं हर एक में से एक एक शेयर बताने का प्रयास करता हूँ, ये लंबी अवधि के लिए होगा। तो हेल्थ केयर में से अपोलो हॉस्पिटल, फार्मा में से अगर एक शेयर चुनना होगा तो वो होगा सिप्ला, और डायग्नोस्टिक्स में से अगर एक शेयर चुनना होगा तो वो होगा डॉक्टर लाल पैथलैब्स। एब्सोल्युटली गौरंग सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर आपका फंडामेंटल टेक एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू। चलिए, हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, गौरव बिस्सा, और थोड़ी देर में कुणाल बोथरा भी हमारे साथ होंगे। गौरव, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बाजार की शुरुआत तो हो गई लेकिन वॉलेटाइल है, नए हफ्ते की शुरुआत और काफी उठापटक के बीच कामकाज इस वक्त नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं मार्केट का सेटअप? आपकी तरफ से आइडियाज क्या होंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर ओवरऑल सेटअप देखेंगे तो एक दायरे में निफ्टी ट्रेड करी थी। पहले 24,500 25,000 का एक रेंज था। अब देखिए तो रेंज जो है फिर शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स 25,000 25,500। मेरे हिसाब से रुझान फिलहाल पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे ओवरऑल सेटअप जो है वो अभी भी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। हायर टॉप से हायर बॉटम बन रहे हैं और करेक्शन मुझे बहुत सीवियर यहाँ से लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक बार 24,500 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। अगर 25,500 के लेवल और 25,500 का अगर क्लोजिंग आती है तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने मिलेगा। फिर हम और एक बड़ी अपसाइड की बात कर सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट एम आई। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, रेंज शिफ्ट हो रहा है तो काफी उसमें अच्छी बात होती है। रही बात अगर स्टॉक्स की, तो पहला जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो ब्लैकबक, पहले जिंका लॉजिस्टिक के नाम से था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट हमको देखने मिला। ऊपर जाके थोड़ा सा फिर कंसोलिडेशन आया है। अब हमको फिर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमको देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 695 के करीब स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। आप 670 के स्टॉप पर इसको बाय कर सकते हैं। ऊपर में 730 तक के लेवल जो है वो आपको ब्लैक बक में देखने मिल सकता है। काफी एक अच्छा एक मोमेंटम प्लेस में आपको ओवरऑल सेटअप में आपको देखने मिल सकता है। दूसरा, अगर आप इसमें अगर देखेंगे लेने के लिए, तो है आरबीएल बैंक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक काफी अच्छे कंसल्टेशन के बाद आरबीएल बैंक आया है और काफी जद्दोजहद की है स्टॉक ने ऊपर आने के लिए। तो यहाँ पे आप 280 के लेवल से बाय कर सकते हैं। ऊपर में 320-25 के लेवल आप उसको प्ले कर सकते हैं। तो एक ये पोजिशन प्ले आरबीएल बैंक में भी रहेगा। गौरव बिस्सा की तरफ से ये आइडियाज। आरबीएल बैंक पर स्टॉप लॉस क्या सुझा रहे हैं गौरव आप? 280 रुपए का स्टॉप लॉस, 325 के टारगेट। ओके, ब्लैक बॉक्स पर स्टॉप लॉस क्या होंगे आपके? 670 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये ट्रेडिंग आइडियाज हमें मिलते हुए 2 स्टॉक्स और खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। हमारे साथ अब कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं। कुणाल, एट दिस पॉइंट इन टाइम जहाँ हम बात कर रहे हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी है, इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर काफ़ी चल चुका है, ऑलमोस्ट 11% के स्पाइक्स। भारतीय एयरटेल, मारुति, बजाज ऑटो, डिविज लैब, एशियन पेंट्स, ये तमाम स्टॉक्स लार्जर प्लेयर्स जो कि चल रहे हैं और यही थीम्स हैं जो कि चल रहे हैं। ऑटो सेक्टर द ओनली सेक्टर जो कि इस वक्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है। कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को आप? धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। तो कहते हैं जनरली के एक टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, एक फंडामेंटल इंडिकेटर्स होता है। ये जो इंडिकेटर है जो फ्राइडे शाम को आता है, इसको आंकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मार्केट में। बट आई थिंक शायद ये न्यू रियलिटी है मार्केट्स के लिए, दैट हमें वीकेंड्स को ऐसे न्यूज़ फ्लोज के लिए तैयार होना पड़ेगा। और आई थिंक आज का जो रिएक्शन है मार्केट में, मेरा मानना है कि आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैच्योर रिएक्शन है मार्केट्स के लिए। बिकॉज जो हम फ्राइडे को एंटिसिपेट कर रहे थे कि 200 पॉइंट का गैप डाउन होगा, अगर उस लिहाज से देखें तो ये 50-70 पॉइंट की जो डाउन टिक है ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो सकती है मार्केट्स में। मेरा मानना है कि आई थिंक आज का सत्र हालांकि थोड़ा सा शायद प्रेशर रह सकता है, पोजीशंस थोड़ी सी जगल हो सकती है। ट्रेडर्स एक न्यू रियलिटी के हिसाब से मेरा मानना है कि आई थिंक पोजीशंस को थोड़ा सा लाइट रखेंगे और उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा आज का मूव वॉलेटाइल होगा। और इंडिया विक्स भी आई थिंक वही दर्शा रहा है। बिकॉज अगर हम पिछले लास्ट 1 वीक 10 दिन की बात करें तो ऐसे बहुत दिन आए जब इंडेक्स में डाउन टिक आया, बट इंडिया विक्स में मेजर जंप नहीं आया है। बट मेरा मानना है कि आई थिंक ये इंडिकेटर है कि शायद मार्केट्स थोड़ा सा कॉशियस फुट पे ट्रेड करेगा। उस लिहाज से अगर हम 25,000 और 25,500 के लेवल्स पे भी अगर कंसोलिडेट करें आने वाले कुछ एक दिनों के लिए, तो वो भी एक अच्छा संकेत हो सकता है मार्केट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए ये नज़रिया फिलहाल मार्केट पे आता हुआ। जी हाँ कुणाल, ट्रम्प इंडिकेटर इसकी बात कर रहे थे आप?
विदाउट नेमिंग इट। बट देखिए काफ़ी वॉलेटाइल सेशन तो है ही, बट कुणाल मार्केट पे आपने अपना व्यू बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहाँ देख रहे हैं, आपकी कॉल्स। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोकस करने का लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो मैं SBI रेकमेंड करूंगा करंट लेवल से, बिकॉज मेरा मानना है कि आई थिंक लीडर स्टॉक बन के उभर आया है। PSU बैंक्स में अच्छा ब्रेकआउट दिखा था हमने फ्राइडे को भी, तो मैं उस लिहाज से SBI पे बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। 900 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 867 का। और जो सेकंड कॉल मैं दूंगा वो आज के ब्रेकआउट के बाद वो रहेगी MCX पर। मेरा मानना है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट है आज का मूव। जो स्टॉक ने ओपनिंग में 15-20 मिनट में दिखाया है, वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट दिया है MCX में, तो इस पर भी बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। टारगेट रख सकते हैं MCX पे करीबन 9000 का, स्टॉप लॉस 8750 का। VI को लेकर काफी बुलिश है कुणाल। 900 रुपए के टारगेट, 867 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और हमने जितने भी एक्सपर्ट से बातचीत की है सबका लगभग ऑलमोस्ट यही टारगेट और स्टॉप लॉस के लेवल भी इसके आसपास के ही रहे होंगे। तो ये आज फिर से संकेत दे रहा है कि चलने के लिए तैयार है। कमजोर बाजार में भी आपको कोई ज़्यादा नहीं बट 0.25% के आसपास की तेज़ी है। अच्छी चीज़ है कि जो नीचे जो बेस बना था उसको अब कम से कम 50 रुपये उसके ऊपर जाके SBI थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि ब्रीदर ले रहा है, लेकिन मोमेंटम और स्ट्रक्चर दोनों यहाँ से मजबूती के ही इंडिकेशंस दे रहे हैं। लेकिन एक शेयर आप ज़रा स्क्रीन पर पहले भाव लेके आइए, फिर हम बातचीत करेंगे उसके नतीजों की, और वो कंपनी है वारी रिन्यूएबल्स। करीब 8-9% ऊपर आपको ये शेयर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, और उसकी वजह ये है, अच्छा अब तो 12% ऊपर है। दमदार आज की तेजी, और ये कह सकते हैं कि कंपनी का असली खिलाड़ी आज वारी रिन्यूएबल है। इससे सितंबर तिमाही के नतीजे आ गए हैं, और नतीजे कैसे रहे और अगली तिमाही के लिए ग्रोथ का प्लान क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के CFO मनमोहन शर्मा। मनमोहन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और बधाई इतने ज़बरदस्त नंबर्स के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर मुनाफा आपने क्लॉक किया है। पहले सर बताइए हमारे दर्शकों को कि इसके पीछे के ड्राइवर्स क्या रहे हैं, कहां से इतने बेहतरीन आपने आंकड़े ये पेश किए हैं। देखिए, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपके शो में। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारा लगातार बढ़ते जा रहा है। लास्ट ईयर हमने 1597 करोड़ हमने किया था, जो कि हमने 1377 करोड़ इस अभी तक कर दिया है, जो कि अराउंड 85% है जो भी हमने लास्ट ईयर किया था। और जो आगे के ऑर्डर्स भी हैं जो हमने एग्जीक्यूट किए इस क्वार्टर में, वो भी काफी सिग्निफिकेंट है। जो हमने एग्जीक्यूशन कर दिया है वो हमारे लास्ट ईयर के एग्जीक्यूशन से भी कहीं ज्यादा है। ऑलराइट, नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। काफ़ी सॉलिड नंबर्स, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अगर हम आपके EBITDA मार्जिन्स को देखें तो वहाँ पर जो है एक बड़ा जंप हमने आते हुए देखा है, लगभग 20.5% के आपने मार्जिन्स दर्ज किए हैं। हम समझते हैं कि इसका एक जो रीज़न है वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी है। जिस तरीके से आपने अपनी क्षमता विस्तार की है धीरे धीरे करके, जो है उसका फ़ायदा आपको मिलते हुए दिख रहा है। बट और इस पे जानकारी दीजिए, क्या वो अन्य फैक्टर्स रहे जिसके चलते आपके मार्जिन्स इतने शानदार रहे, और आगे चल के क्या ये 20% से ज़्यादा के मार्जिन्स सस्टेनेबल हैं? आप देखेंगे कि हमने जो भी हमारे मार्जिन्स जो हम आ रहे हैं वो हमारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मार्जिन्स हम आप देख रहे हैं, क्योंकि ये इसके लिए पूरा प्लानिंग से किया जाता है काम, टाइमली हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एंड अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम इसको ऑर्डर करते हैं, और पूरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखते हैं ताकि हम एंड यूजर्स को, कस्टमर्स को एक टाइम में और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हम ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर सके। और जहां तक मार्जिन इसका सवाल है, हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि हम लोग का मार्जिन जो रहेगा वो 15% और उससे ज्यादा उसके लगभग रहेगा। बट ये जो 20% आया बिकॉज ऑफ ऑल आपका एग्जीक्यूशन और टाइमली और जो करने की वजह से आया, और ये हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा रहेगा। बिल्कुल। मिस्टर शर्मा, मानसी दिस साइड, क्या आप एक ब्रेकडाउन दे सकते हैं रेवेन्यू कंपोजिशन का फॉर Q2 FY26, और ये भी बिटवीन आपके कोर EPC बिजनेस और इसके अलावा अगर कोई कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम एनी न्यूली अप्रूव्ड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर?
अभी आप देखेंगे तो हमारा जो ज्यादा से ज्यादा जो है वो ईपीसी का ही रेवेन्यू आता है। उसके अलावा हम लोग जो O&M करते हैं, जो हमारे पावर प्लांट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल कस्टमर के हैं, उसका हम O&M का बिजनेस भी करते हैं। और जो मोर एंड मोर जो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट जब हम उसको कंप्लीट करते हैं तो भी हम उसका O&M के लिए करते हैं। उसके अलावा हम लोग के खुद के आईपीपी एसेट्स हैं, जो कि हम लोग अभी 54 मेगावाट है, हम उसको डेवलप करना चाहते हैं, हम उसको भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, ताकि कंपनी को एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलती रहे आगे के सालों में। मनमोहन जी, अगर आपके ऑर्डर बुक की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये 3.48 GWP यानी कि गीगावाट पीक पर है। आप जरा इसका ब्रेकडाउन दे पाएंगे कि कहाँ से कितने ऑर्डर आपके पास आए हैं, ग्राउंड माउंटेड में, रूफटॉप, या फिर सरकार से कितने ऑर्डर हैं, क्लाइंट मिक्स किस तरह का है, जरा बता पाएंगे सर कि कैसी है आपकी ऑर्डर बुक की स्थिति अभी? वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर में हम लोग का जो रहता है, हम लोग वर्किंग कैपिटल में फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल को कम से कम यूज नहीं करते हैं, और जो नॉन फंड बेस्ड जो बैंक गारंटी और एलसी की फॉर्म में है उसी को करते हैं। जो हमारे ऑर्डर्स आते हैं उसमें एडवांस रहता है, और जब हम सप्लाई का डिलीवर करते हैं, साइट पे जाता है, तब तक हम उससे काफी हद तक 60-70% हमारा पैसा आ जाता है। तो हम अभी तक ऐसा कोई फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। जो नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है उसी को यूज करते हैं, उसी का से हम लोग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं अभी। ठीक है मिस्टर मनमोहन, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और कंपनी के नतीजों पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। आपको आगे के लिए आप ऐसे ही नतीजे देते रहें, इन्वेस्टर्स को खुश करते रहें। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन चलिए एक बार शेयर पर ना व्यू ले लेते हैं, क्योंकि वारी रिन्यूएबल आज 11% की अगर तेज़ी हो चुकी है तो इस पर ना एक राय लेना बनता तो है। और हमने देखा कि प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल, मार्जिन 13% के आसपास से बढ़ के लगभग 20%, और ये बाजार अगर इसको सलामी दे रहा है तो उसके पीछे की सारी वजह देखिए, नंबर्स अच्छे लेकर ये बाजार आपको रेस्पेक्ट करेगा। मतलब बिल्कुल ये प्लेन फॉर्मूला है बाजार में, और कुछ नहीं चाहिए। आप अच्छे नतीजे दीजिए, शेयर भाव में तेज़ी आ जाएगी। 13% के आसपास का उछाल वारी रिन्यूएबल में, और हमसे बातचीत के बाद इटिनो स्वदेश पर जो मैनेजमेंट ने अपनी चीज़ें रखी उसके बाद तेज़ी इसकी और बढ़ी है, 11% से बढ़ के तेज़ी हो गई है 13% के आसपास की। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं, हमारे साथ गौरव बिस्सा जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। एक राय जरा वारी रिन्यूएबल पर दीजिए। अब देखिए बड़ी तेज़ी है, और कई बार लोग होता क्या है कि अब लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। क्या ये शेयर यहाँ से और चलेगा, इस भाव पर एंटर करना है नहीं करना, ये भी बताइएगा, और आपके अपने शेयर्स कौन से हैं जरा ये भी बताइए। देखिए, वारी का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट हमको जरूर देखने मिल रहा है। स्टॉक आज तकरीबन 10-11% ऊपर है, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रिस्क इसमें हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो स्टॉक काफी वापस से करेक्शन दे सकता है। बट मुझे लगता है कि अगर किसी को रिस्क टेकर है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 3-4% का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी भागा तो आप 2-3% स्टॉप लॉस से काम नहीं बनेगा। 1280 के करीब स्टॉक जो है अभी, आप 3-4% स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ये स्विंग है अगर सस्टेन हो गया 1270-75 का, तो मुझे लगता है स्टॉक जो है एक बार 1370-80 भी एक बार दिखा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, अग्रेसिवली मत लीजिए, बट यहाँ पे एक बार ले सकते हैं। और जैसे अगर नॉर्मल रिकमेंडेशंस की बात की जाए तो एक ब्लैक बक करके स्टॉक है, पहले जिंका लॉजिस्टिक था, वो अच्छा लग रहा है 725 के लिए। 670 रुपए का इसमें लक्ष्य होगा, अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला है, कंसोलिडेशन। दूसरा है आरबीएल बैंक, जहाँ पे एक वीकली ब्रेकआउट देखने मिले हैं और डेली चार्ट्स पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है। तो 325 के लक्ष्य के लिए आप आरबीएल बैंक ले सकते हैं। 280 रुपए इसमें स्टॉप लॉस होगा। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, साथ ही मार्केट से जुड़े आपके टेक्स एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। अभी आप विजुअल्स जो देख रहे थे, टाटा कैपिटल की लिस्टिंग होती दिखी है। आपको बता दें इशू खुला था 6 अक्टूबर को, बंद हुआ 8 अक्टूबर को, और आज इसकी लिस्टिंग और टाटा कैपिटल की लिस्टिंग के मौके पर हम आपको लगातार लिस्टिंग भले ही हम देख रहे हैं हल्की फुल्की सी होती हुई नज़र आई है, लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाटा कैपिटल की लिस्टिंग पर टाटा कैपिटल का मैनेजमेंट है और साथ ही बीएसई लिमिटेड
से कह सकते हैं कि अधिकारी लगातार जुड़े हुए हैं और ये लिस्टिंग के विजुअल्स इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देखते हुए। इस बीच मार्केट में वॉलेटाइल ट्रेंड जरूर है। इंडिया विक्स एकमात्र है जो कि हरे निशान में, स्पाइक अप वहां पर है, विच इज अ कंसर्न। 25,200 के नजदीक निफ्टी है। बैंक निफ्टी 56,537 के लेवल्स के इर्द गिर्द और 82,186 के स्तर पर इस वक्त सेंसेक्स में कामकाज। उतार चढ़ाव के बीच छोड़कर जा रहे हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे बाजार पर बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहें।